तभी हमारा एमसी बोलता है कि अच्छा, तो तुम उसे सबक सिखाने वाली हो, कैसे सबक सिखाओगी? ये सुनने के बाद प्रिंसेस बोलती है कि वो कूड़ा कबाड़ा किंशु, हाँ, वो किसी भी काम का नहीं, वो एक साधारण इंसान की तरह है। एक इमॉर्टल शरीर की जगह पे एक मॉर्टल शरीर का इंसान है। इसके जैसे मूर्ख को कुछ भी करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं ही हूँ जो उसे इतनी आसानी से हरा सकती हूँ। मैं उसे इतने मुक्के मारूंगी, इतना पीटना चाहती हूँ कि कम से कम वो रोते रोते मुझसे माफ़ी मांगे और दोबारा ये गलती ना दोहराए। यहाँ एक गुआंशान बोल रहा होता है कि 1 मिनट रुक जाइए प्रिंसेस, क्या कर रही हैं? थोड़ा सोच समझ करके बोलिए कि आप क्या कह रही हैं, क्योंकि गुआंशान तो जानता ही है कि हमारा एमसी कितना ताकतवर हो गया, इसलिए बार बार समझा रहा है। लेकिन प्रिंसेस नहीं जानती तो चिल्लाने लग जाती है कि गुआंशान, क्या तुम कितनी बेवकूफ़ हो, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है। मुझे सचमुच में सोचने में इतना ज़्यादा सरप्राइज़ लग रहा है कि तुम किस तरीके की दवा खाते रहते हो। हाँ, तुम उस जैसे बेकार कूड़ा कबाड़ा किंशु की नौकर क्या बन गए हो? तुम इस तरीके से उससे डर रहे हो? उससे डरने की आखिर तुम्हें ज़रूरत ही क्या है? तुम उससे इतना डरते क्यों हो? मुझे तो शर्म आती तुम्हारे लिए कि तुम जैसे एक व्यापारी जो कि हम जैसे राजवंशियों के लिए प्राचीन व्यापार करता आ रहा है, वो इस तरीके से बेकार देवता और एक इंसान की तरह दिखने वाले उस बेकार कूड़े कबाड़े को तुम डरते हो। शे, यहाँ हमारा एमसी बोलता है, अच्छा बेकार कूड़ा कबाड़ा, तुम इतनी कंफर्म कैसे हो प्रिंसेस कि तुम उसे बहुत ही बुरी तरीके से हरा लोगी? क्योंकि तुम तो एक नॉर्मल इंसान यानी कि मून डायनेस्टी की एक नॉर्मल प्रिंसेस हो, और जबकि किंशु एक देवता का पुत्र है, उसके पास न जाने कितनी शक्तियां हैं और वो एक मॉर्टल शरीर का मालिक भी है, वो कुछ भी कर सकता है। तो उसके मुकाबले तुम्हारी तुलना तो कुछ भी नहीं है। ये सुनने के बाद प्रिंसेस बोलती है कि क्या आप ये क्या कह रहे हैं मिस्टर? क्या आपको मालूम नहीं है कि वो एक बेकार कूड़ा कबाड़ा देवता के नाम पर कलंक है? वो सिर्फ उसका नाम है कि वो देवता का पुत्र है, लेकिन उसके पास ना तो कोई इमॉर्टल शरीर है और ना ही कोई कल्टीवेशन की ताकत। हाँ, ये कितना हंसने वाली बात है ना। जहाँ तक मुझे पता है एंशियंट गेट में कोई भी उसे सीरियसली नहीं लेता है, और वैसे भी उस जैसे बेकार देवता को सीरियसली लेकर के फ़ायदा ही क्या है। इसलिए मैं प्रिंसेस वडोना उसे बहुत ही बुरी तरीके से मारने वाली, क्योंकि उसने मेरे भाई को कैद कर लिया है। यहाँ हमारा एमसी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, बिकॉज वो अपनी बुराई इस तरीके से सुन रहा है तो ऑब्वियसली गुस्सा हो रहा होता है। बोल रहा होता है कि क्या तुम जानती हो कि तुम किसके बारे में क्या बात कर रही हो? क्या तुम्हें एक देवता का रिस्पेक्ट करना नहीं आता है? हाँ, और क्या तुम जानती हो कि मैं कौन हूँ? ये सुनने के बाद से प्रिंसेस बोलती है कि मैं जानती हूँ कि आप कौन हैं। आप बहुत ही ज़्यादा कमाल के और एक इमॉर्टल शरीर के मालिक हैं। आप जैसा एक महान इमॉर्टल शरीर वाला व्यक्ति जिसने एक मार्शल लेवल तक अपना कल्टीवेशन किया हो, और तो और उसके पास सन स्पिरिट का भी कल्टीवेशन, जिसके पास सोलर एनर्जी जैसी ताकत हो, वो इंसान क्या नहीं कर सकता है। आप जैसे प्रभावशाली व्यक्ति बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। आप एक बहुत ही महान व्यक्ति हैं। मैं आपको बहुत ज़्यादा ग्रीट करती हूँ। मुझे तो लगता है कि आप स्वर्ग और धरती पर भी अपना कब्जा कर सकते हैं, और मुझे लगता है कि आप परमेश्वर यानी कि देवता के पुत्र में से कोई एक ही हैं। लेकिन आप कौन हैं ये मैं नहीं जानती हूँ। यहाँ हमारा हमसे अपनी इतनी तारीफ सुनने के बाद बोलता है कि क्या, अच्छा ऐसी बात है। खैर, मेरी तारीफ के लिए तुम्हारा धन्यवाद। तुमने बिल्कुल सही कहा है, मैं देवता का पुत्र ही हूँ, वही देवता का 18वां पुत्र जिसके बारे में तुम इतनी बुराई कर रही हो। मैं ही हूँ किंशु। तो ये सुनने के बाद से थोड़ा देर के लिए तो वो कुछ नहीं बोल पाती है। बोलती है कि मैं आपको ग्रीट करती हूँ मास्टर, आप बहुत ज़्यादा कमाल के हैं। मैंने आपसे कहा था ना कि आप बहुत ज़्यादा सुंदर और सबसे ज़्यादा प्रभावशाली शक्तिशाली हैं, और आप देवता के 18वें पुत्र भी हैं वाकई में। लेकिन तभी थोड़ी देर बाद होश आता है, बोलती है कि क्या, 1 मिनट, हाँ क्या कहा तुमने? तुम देवता के 18वें पुत्र किंशु हो? ये कैसे हो सकता है कि तुम इतने ताकतवर हो सकते हो? तुम्हारे पास तो कोई कल्टीवेशन ही नहीं था ना, तो तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? यहाँ हमारा एमसी उसके पास आता है, बोलता है कि क्यों, क्या हुआ? हाँ, क्या तुम सरप्राइज हो? लेकिन सच्चाई तो यही है प्रिंसेस। ये सुनने के बाद बेचारी प्रिंसेस कुछ भी नहीं बोल पाती, क्योंकि उसे तो कुछ और ही लगा था लेकिन हो कुछ और रहा है। तो तुरंत एक झटके से उससे दूर होती है एंड बोलती है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, और एक जगह पर रुकती है और बोलती है कि आखिर कैसे मुमकिन है ये सब कुछ? तुम जैसे एक बेकार था जिसके पास कोई भी कल्टीवेशन की एनर्जी नहीं थी, आखिर अचानक से तुम्हारे पास इतना कल्टीवेशन कैसे आ गया है? तुम तो कोई कल्टीवेट भी नहीं करते, तुम्हारे पास कोई कल्टीवेशन नहीं था, तुम बेकार हो पूरी तरीके से। तो फिर यहाँ पर गुआन बोलता है कि मैं आपको जब से यही तो समझाना चाहता था ना प्रिंसेस, कि मास्टर अब पहले की तरह नहीं रह गए हैं, वो बहुत ताकतवर हो गए हैं। अब मैं आपको सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि आपने बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर दी है, और अब आप इतनी बड़ी मुसीबत में पड़ गई हैं कि मैं कह नहीं सकता। यहाँ पे हमारा एमसी बोलता है कि 9th प्रिंसेस, शायद आपको पता नहीं है कि आपने मेरी कितनी डिसरिस्पेक्ट की है। आप जैसे डिसरिस्पेक्टफुल पर्सन को मुझे थोड़ा सबक सिखाना चाहिए। क्या आपको ये भी नहीं मालूम है
कि एक देवता की रिस्पेक्ट कैसे कर सकते हैं? आप मुझे बार बार कहती थी ना कि मैं बहुत बेकार चीज़ हूँ, मैं किसी भी काम का नहीं हूँ। हाँ, और आप मुझे आसानी से हरा सकती हैं। तो आपको क्या लगता है कि मैं आसानी से हार जाने वाला व्यक्ति हूँ? वो अपने हाथ में थंडर पाम की को फॉर्म करता है और अटैक करता है थंडर पाम से अचानक ही, लेकिन तभी प्रिंसेस उसे डॉच कर लेती है और दूर जाते हुए बोलती है कि भले ही तुम्हारे पास कल्टीवेशन आ गया है और मार्शल लेवल तक पहुंच चुके हो, लेकिन इसके बाद भी मैं भी कुछ कम नहीं हूँ। मैंने भी मार्शल लेवल तक कल्टीवेशन किया हुआ है और तुम मुझे नहीं हरा सकते। मैं भी बहुत ज़्यादा ताकतवर हूँ। आइस स्पिरिट, वो अपनी आइस स्पिरिट की ताकत का इस्तेमाल करती है और बोलती है कि मैं लगभग तुम्हारी उम्र की हूँ, लेकिन फिर भी मैंने तुमसे पहले ही मार्शल लेवल पर कल्टीवेशन कर लिया हुआ है। भले ही तुम्हारे लेवल का ना हो, लेकिन फिर भी तुम मेरे जैसे लायक भी नहीं हो कि तुम मुझसे लड़ाई कर सको। और वो आइस स्पिरिट की ताकत का इस्तेमाल करती है और एकदम बिल्कुल परी की तरह लग रही होती है, एक बर्फ़ वाली परी की तरह। और यहाँ पे हमारा एमसी बोलता है कि अच्छा, तो तुम्हारे पास आइस स्पिरिट की पावर है। तुम जैसी एक छोटी सी बेकार शरीर वाली इंसान होकर के भी तुम एक देवता को लड़ाई के लिए चुनौती दे रही हो और उसकी डिसरिस्पेक्ट कर रही हो। तुम्हारे पास इतनी हिम्मत है कि तुम मुझसे लड़ाई कर सको। कंपटीशन की तुम्हारी इतनी हिम्मत हो चुकी है, तो अब मैं तुम्हें अपनी ताकत दिखाता हूँ। वो अपने अंदर अपनी एनर्जी को रिलीज़ करने लग जाता है और बोलता है सन स्पिरिट की पावर। अगर तुम्हारे पास आइस स्पिरिट की पावर है तो मेरे पास सोलार एनर्जी और सन स्पिरिट की पावर है। कुछ ही समय पहले मैंने सन स्पिरिट की पावर को कल्टीवेट किया हुआ है। इसके अलावा मेरे पास सन लाइटनिंग बॉडी और इसके अलावा थंडर पाम और सोलार एनर्जी, जिससे मैं जितना चाहूँ उतना अटैक कर सकता हूँ। यहाँ पे प्रिंसेस वडोना एकदम सोच रही होती कि ये सब कुछ हो क्या रहा है। आज तक तो इसके पास एक भी कल्टीवेशन नहीं था, लेकिन आज अचानक से इसने सन स्पिरिट को कल्टीवेट कर लिया, वो भी मार्शल लेवल तक। ये सब हो क्या रहा है? ये कितना भयंकर तापमान है, मैं तो इसे सह भी नहीं पा रही हूँ। ओ नो, ये क्या हो रहा है? मेरी पूरी की पूरी आइस स्पिरिट की पावर, मेरी बर्फ़ की शील्ड पूरी तरीके से टूट रही है। ओह नो, इसके पास सन स्पिरिट की पावर है और सोलार एनर्जी, मैं इसे सह नहीं पा रही हूँ। इसकी सन लाइटनिंग पावर और थंडर पाम मेरी पूरी बर्फ़ की सील को तोड़ रहा है। यहाँ हमारा एमसी बोलता है कि तुम कुछ ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल हो, अब मुझे तुम्हें सबक सिखाना होगा। अब देखो मेरी सन स्पिरिट की ताकत, मैं तुम्हें एक ही झटके में नीचे गिरा दूंगा। हमारा एमसी थंडर पाम का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देता है और उस पर एक ही बार में थंडर पाम से अटैक करता है, जिससे वो बच नहीं पाती है और मुँह से चीख निकल जाती है, उसके मुँह से खून निकल जाता है, धड़ाक से नीचे गिर जाती है। और नीचे गिरते हुए मन सोच रही होती है कि आखिर कैसे हो सकता है ये, इसके पास इतनी ज़्यादा एनर्जी और सन लाइटनिंग पावर की एनर्जी है। ओह नो, मैं इसे सहन नहीं कर सकती हूँ। इसने सन स्पिरिट को कल्टीवेट किया हुआ है और मेरी आइस स्पिरिट की ताकत इतनी नहीं है कि मैं सन स्पिरिट की ताकत को ख़त्म कर सकूँ। इसीलिए बेहतर होगा कि मैं यहाँ से जाऊँ। लेकिन आज तक जिस इंसान के पास एक भी कल्टीवेशन नहीं था, वो इतना ज़्यादा कल्टीवेट कैसे कर पाया, इतना ज़्यादा मार्शल लेवल तक कैसे पहुँच पाया? इसके अलावा उसने मेरे आइस स्पिरिट की ताकत को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया है। ओह नो, मुझे यहाँ से भागना होगा। उसके मुँह से खून निकला जाता है, वो तुरंत वहाँ से उड़कर निकल जाती है। यहाँ पे गुआन बोल रहा होता है कि मास्टर, क्या आपको लगता है कि आपने सही किया, क्योंकि आपने उसके साथ इस तरीके से लड़ाई करके पूरी की पूरी मून डायनेस्टी को अपने खिलाफ कर लिया है। इसके अलावा आपने उसके भाई को भी कब्जा कर लिया है और अब तो वो भाग भी गई है। क्या आप उसका पीछा नहीं करने वाले हैं? ये सुनने के बाद हमारा एमसी बोलता है कि नहीं, मुझे इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं फ़िलहाल उसे जाने दूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि कुछ ही समय बाद उसे वापस आना होगा। वो मेरे पास वापस ज़रूर आएगी। यहाँ पे वो एकदम हाई स्पीड में उड़ते हुए जा रही होती है और मन सोच रही होती है कि किंशु, भले ही आज मेरा प्लान बेकार हो चुका हो और मेरी आइस स्पिरिट की ताकत तुम्हारी सन लाइटनिंग पावर को ख़त्म ना कर सके, लेकिन फिर भी मैं एक न एक टाइम बाद वापस ज़रूर आऊँगी। और एक बार अगर मैं उस आइस स्पिरिट बॉल को पा लूँ जिससे मेरी एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तब मैं तुम्हें बताऊँगी। जब एक बार मैं मास्टर ली से मिल करके उनके पास जाऊंगी और उनसे मदद मांगूंगी, क्योंकि उनके पास मून लाइटनिंग पावर है, जिसकी वजह से वो मेरी मदद ज़रूर करेंगे। और अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें अपना पूरी तरीके से कॉम्पिटिटर बना करके तुम्हें पूरी तरीके से ख़त्म कर दूं। बस एक बार मुझे वो आइस स्पिरिट बॉल मिल जाए और मेरा कल्टीवेशन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, फिर मैं तुम्हें बताऊँगी। फिर मैं तुमसे अपने भाई को भी छुड़ा कर लेकर चली जाऊँगी। यहाँ पे वो तुरंत उतरती है मून आइलैंड पर और आकर देखती है और बोलती है कि वाह, ये तो बहुत खूबसूरत जगह है। एंशियन गेट पर तैरते हुए ये आइलैंड सच में कमाल के हैं। यहाँ पर कितनी ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर है। यहाँ पर कल्टीवेट करना तो बहुत सुंदर है, कितनी सुंदर जगह है। यहाँ पर महान दाव की भी एक कल्टीवेशन की एनर्जी है, मानना पड़ेगा। ये कल्टीवेशन के लिए बहुत ज़्यादा पवित्र स्थान है। जो भी इंसान यहाँ कल्टीवेट कर पाएगा उसकी स्पिरिचुअल पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। वाकई में बहुत कमाल का है। हो सकता है कि मैं अगर मास्टर ली से मिल पाऊँ तो हो सकता है कि वो भी मुझे इस यहाँ पर कल्टीवेट करने के लिए थोड़ा सा इजाज़त दे दें। वैसे इन आइलैंड्स का नाम जैसा मैंने सुना था बिल्कुल वैसा ही है और मेरे ख्याल से
सिर्फ मास्टर ली ही है जो यहाँ पर रहकर कल्टीवेट कर सकते हैं और एंशियंट गेट के पूर्वजों की जितनी भी संपत्ति उसके अधीन रख सकते हैं। सिर्फ वही हैं जो ऐसा कर सकते हैं। हो सकता है कि अगर मैं उनकी थोड़ा सा बात करूँ तो वो मुझे कल्टीवेट करने के लिए थोड़ा सा यहाँ पर जगह दे दें तो मैं अपना कल्टीवेशन बहुत बढ़ा सकती हूँ। और एक बार जब मेरा कल्टीवेशन बढ़ जाएगा तब किंशु मैं वापस आऊँगी और मैं तुम्हें बहुत ही बुरे तरीके से मारूंगी और अपने भाई को भी आज़ाद कर दूंगी। बस एक बार मेरा प्लान कामयाब हो जाए, मुझे वो आइस स्पिरिट बॉल मिल जाए और मेरा कल्टीवेशन लेवल बढ़ जाए, फिर देखना कि मैं तुम्हारी क्या हालत करती हूँ। मैं मास्टर ली से मदद मांगूंगी और वैसे भी मास्टर ली से के सामने उस बेकार किंशु की तो कोई जगह ही नहीं है, उसकी तो कोई तुलना ही नहीं कर सकती है। तभी वहाँ पर एक सर्वेंट आता है और बोलता है कि अरे ये तुम कौन हो जो मून आइलैंड पर इस तरीके से घुसी आ रही हो। तो बोलती है प्रिंसेस कि अरे मैं हूँ, मैं प्रिंसेस वडोना, मैं मून डायनेस्टी की 9th प्रिंसेस हूँ और मास्टर ली मुझे अच्छी तरीके से जानते हैं। प्लीज़ उनसे जाकर के रिपोर्ट करो कि मैं आई हुई हूँ, उन्हें जाकर बताओ। तो वो बोलता है कि ओके आप यहीं पर रुकिए, मैं उन्हें बुला कर लेकर के आता हूँ। यहाँ पर प्रिंसेस मन में सोच रही होती है कि फाइनली आखिरकार मैं मास्टर ली से मिल पाऊँगी। मुझे मालूम है कि उन्होंने मून स्पिरिट को कल्टीवेट किया हुआ है और उनके पास मून लाइटनिंग पावर है और मून स्पिरिट की बॉडी है, वो बहुत ही ताकतवर है और मुझे यकीन है कि फ्यूचर में वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर व्यक्ति बनेंगे। मैं उन्हें बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ और हाँ, जहाँ तक मेरी बात की जाए तो मैं अभी कोई कमज़ोर नहीं हूँ। मैं भी मून डायनेस्टी की 9th प्रिंसेस हूँ और मैंने मास्टर लेवल तक कल्टीवेशन भी किया हुआ है, तो मैं भी एक बहुत ही कमाल की व्यक्ति हूँ। हो सकता है कि जब वो मुझे देखें और मुझसे मिलें तो वो मेरी सारी की सारी बातें मान जाएं। मैं जितनी भी रिक्वेस्ट करूँगी वो सब मान जाएंगे, मुझे पूरा यकीन है। और हो सकता है कि भविष्य में हमारी शादी भी हो जाए और एक बार मैं अपना कल्टीवेशन लेवल बढ़ा लूँ और मेरा सब कुछ सपना पूरा हो जाए। उसके बाद उस किंशु की बहुत बुरी हालत कर दूंगी। हाँ, वैसे भी उस किंशु की मास्टर ली के सामने तो कोई औकात ही नहीं है, उसकी तो बात करना भी बेकार है, उसके लायक ही भी नहीं है वो। तभी प्रिंसेस को कोई बुलाता है तो प्रिंसेस पीछे देखती है और सर्वेंट होता है जो कि बोल रहा होता है कि माफ़ कीजिएगा प्रिंसेस, लेकिन मास्टर ने कहा है कि वो आपसे नहीं मिलना चाहते हैं, इसीलिए प्लीज़ आप यहाँ से जा सकती हैं, क्योंकि वो अकेले रहना चाहते हैं, वो किसी से मिलने के लिए मना कर रहे हैं। ये सुनने के बाद प्रिंसेस बोलती कि क्या, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ज़रूर तुमसे कोई गलत फहमी हुई होगी, तुम शायद उन्हें अच्छे से बता नहीं पाएगी, उन्होंने अच्छे से सुना नहीं होगा। वो मुझे बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, हम पहले मिल चुके हैं, वो मुझे पहचानते हैं। एक बार तुम फिर जाकर बोलो ना, शायद थोड़ा सा सुनने में कोई गलती हो गई हो। तुम एक बार मुझे उन्हें देखने तो दोगे प्लीज़, एक बार के लिए? मैं 9th प्रिंसेस हूँ, उन्हें एक बार जाकर दोबारा तो बताओ, वो मेरे दोस्त हैं। ये सुनने के बाद से वो बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, उन्हें सुनने में कोई भी गलती नहीं हुई। और आपको क्या लगता है कि आप उनकी डिसरिस्पेक्ट कर रही हैं ना इस तरीके से? आपको क्या लगता है कि वो बहरे हैं पूरे तरीके से, जो सुन नहीं सकते हैं? प्लीज़ आप यहाँ से जाइए और शोर मत मचाइए। वो बोली जा रही थी कि लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे पूरा यकीन है कि मैं उनकी बहुत अच्छी दोस्त हूँ, वो मुझे बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, उन्होंने गलत सुना होगा, ये सुन नहीं पाएंगे, तुम दोबारा जाकर उन्हें रिपोर्ट करो। तो बोलता है कि आपका क्या मतलब है? हाँ, क्या आप मास्टर के सामने अपना सवाल उठा रही हैं? आपकी इतनी हिम्मत? तो बोलती कि नहीं, ऐसा नहीं है, उन्हें जाकर दोबारा से अच्छे से बताओ कि मैं मून डायनेस्टी की 9th प्रिंसेस वडोना हूँ और वो मुझे देखने से बिल्कुल भी इनकार नहीं करें, क्योंकि वो मुझे बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। जाओ जाकर के दोबारा बताओ। जो सर्वेंट बोलता है कि आप कौन हैं, क्या हैं और कैसे हैं, इससे इनका कोई भी लेना देना नहीं है और आप कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ में आया ना? फिलहाल इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस आइलैंड पर शोर मचाना बिल्कुल ही मना है, इसलिए आप हंगामा मत कीजिए और चले जाइए, मिलने की अनुमति नहीं है। जो कोई भी इंसान हमारे मास्टर के कल्टीवेशन के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा वो बहुत ही बुरी बात मारा जाएगा, इसलिए बेहतर होगा कि आप यहाँ से चले जाएं। ये सुनने के बाद से प्रिंसेस चिल्लाने लग जाती है कि मास्टर ली, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, मैं प्रिंसेस वडोना 9th प्रिंसेस मून डायनेस्टी की, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। आप मुझसे पहले मिल चुके हैं ना, एक बार मुझसे मिलकर तो देखिए मास्टर। ये सुनने के बाद सर्वेंट एकदम जल्दी चिल्लाने लगता है कि रुक जाइए, ऐसा मत कीजिए, इस आइलैंड पर चिल्लाना मना है, देखिए आप यहाँ से जाइए, हल्ला मत कीजिए। तभी वहाँ पर दरवाज़ा खुलता है और कोई बोलता है कि उसे अंदर आने दो, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद सर्वेंट बोलता है कि ओके मास्टर। सो वो तुरंत उसे अंदर भेजने चला जाता है। यहाँ पर प्रिंसेस मन में सोच रही होती है, उफ कितना बेवकूफ़ नौकर है। हाँ, मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि मेरे जैसी 9th प्रिंसेस जो इतनी ज़्यादा ताकतवर है मून डायनेस्टी की, वो मुझे मना नहीं कर सकते हैं, मैं इतनी ताकतवर जो ठहरी। और वैसे ही वो मुझे बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं और ये नौकर ये मुझे कुछ जानता नहीं है, इसलिए इस तरीके से बात कर रहा है और मेरे उनके मिलने के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तभी वो आती है और बोलती है कि मास्टर ली, मैं आपको ग्रीट करती हूँ। ये सुनने के बाद से ली बोलता है कि अरे कोई बात नहीं, आपको मेरे सामने इतनी फॉर्मेलिटी और इतना ज़्यादा विनम्र होने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर कैसे आ गई? मैं काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ हूँ कि आज अचानक से आप मेरे साथ आई हुई हैं, तो बताइए क्या काम है आपको? यहाँ पर प्रिंसेस बोलती है कि सच कहूँ
तो मैं इस बार आपसे थोड़ा मदद मांगने आई हूँ। उस बेकार कूड़े कबाड़े उस किंशु को निपटाने के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ, ताकि आप थोड़ी सी मेरी मदद कर सके उसे हराने और ख़त्म करने में, क्योंकि मैं उससे लड़ाई करना चाहती हूँ। मैं उसे पूरी तरीके से ख़त्म करने के लिए आपसे मदद मांगने के लिए आई हुई हूँ। ये सुनने के बाद से ली काफ़ी ज़्यादा गुस्से में बोलता है, बिकॉज वो तो इस बात के लिए गुस्सा है क्योंकि किंशु को वो भी मारना ही चाहता, तो ये भी उसी के लिए आई हुई है। तो ऑब्वियसली ये बहुत ज़्यादा गुस्से होते हुए बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है, बताओ तुम मुझसे किस तरह की मदद चाहती हो। ये सुनने की बात वो देखती है और बोलती है कि मास्टर, मैंने सुना है कि आपके पास काफ़ी ज़्यादा कल्टीवेशन है और आप बहुत ताकतवर हैं। मैं जानती हूँ कि आपके पास मून लाइटनिंग पावर है, इसलिए आप कुछ भी कर सकते हैं और उस किंशु के मुकाबले आप बहुत ताकतवर हैं। आपके सामने उस किंशु की तो कोई औकात ही नहीं है, आप उसे बड़ी ही आसानी से उठाकर फेंक सकते हैं। आप उसे ख़त्म करने में मेरी मदद कीजिए। ये सुनने के बाद से वो एकदम साइलेंट रहता, कुछ नहीं बोलता है, क्योंकि वो बेचारा तो खुद हमारे एमसी को ख़त्म नहीं कर सकता है, इसलिए वो बोले भी क्या यहाँ पर, तो बेचारा इसलिए साइलेंट रह जाता है। एंड यहाँ पे वो प्रिंसेस बोल रही होती है, मैंने सुना है कि उसने सन स्पिरिट को एक्टिवेट कर लिया और सन स्पिरिट का कल्टिवेशन करने की वजह से उसके पास सन लाइटनिंग पावर और थंडर पाम, इसके अलावा सोलार एनर्जी की पावर है। वो इस वक्त इतना ताकतवर हो चुका है कि कुछ भी कर सकता है, लेकिन फिर भी आप उससे कई अधिक ताकतवर हैं। उसके मुकाबले में आपकी कभी तुलना की ही नहीं जा सकती है कि आप कितने ज़्यादा ताकतवर हैं। मुझे उम्मीद है कि आप उसे पूरी तरीके से ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि आपने मून स्पिरिचुअल पावर को कल्टीवेट किया हुआ है और आपके पास मून लाइटनिंग पावर भी है। आप बहुत ताकतवर हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। आपके सामने वो कुछ भी नहीं है। अगर आप आगे बढ़ें और उसे ख़त्म कर दें तो वो आपके सामने घुटने टेक कर भीख मांगने के लिए मजबूर हो जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है, इसीलिए प्लीज़ आप मेरी थोड़ी मदद कीजिए और चलिए और चलकर उसे ख़त्म कर देते हैं। ये सुनने के बाद से बेचारा हमारा ली कुछ भी नहीं बोल रहा होता और बोल रहा था, नाइन्थ प्रिंसेस प्लीज़ आप चुप रहिए, क्योंकि वो क्या ही जवाब दे सकता है बेचारा। वो तो ऑलरेडी हमारे एमसी से हार चुका है, तो वो उससे क्या लड़ने जाएगा, उसे मालूम भी नहीं है नाइन्थ प्रिंसेस को ना, इसीलिए तो एकदम गुस्सा होते बोलता है कि क्या आप मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश कर रही हैं? आपकी इतनी हिम्मत हो चुकी है कि आप मेरी बेइज्जती कर रही हैं, वो भी यहाँ आने के बाद? क्या आपको सच्चाई पता नहीं है या फिर आप जानबूझकर सच्चाई ना जानने का नाटक कर रही हैं? यहाँ पर प्रिंसेस बोलती है कि क्या हो गया मास्टर, आप इतना गुस्सा क्यों हो गए हैं? आप तो वैसे भी कितने ताकतवर हैं, क्या आपको नहीं लगता है कि आप इतने ताकतवर हैं? मेरे कहने का मतलब है कि आप जैसे इतने ताकतवर जिन्होंने मून लाइटनिंग पावर और मून स्पिरिट को कल्टीवेट किया हुआ है, तो वो उसकी सन स्पिरिट और सन स्पिरिचुअल पावर को कैसे ख़त्म नहीं कर सकते हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? आपकी बात की जाए तो और उसकी बात की जाए तो आप तो उसकी तुलना में काफ़ी ताकतवर हैं और आपके सामने वो तो पूरी तरीके से बकवास है। ये सुनने के बाद सिल्ली और भड़क जाता है, बिकॉज उसकी ताकत उसके मुकाबले वैसे ही कम है, लेकिन प्रिंसेस ये बात नहीं जानती, इसलिए उसे लग रहा है कि मेरी बेइज्जती कर रही जानबूझ कर, जबकि प्रिंसेस वाकई में नहीं जानती है। तो उस पर चिल्लाने लग जाता है कि क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया? बस बहुत हो गया, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। तुम कितनी बेवकूफ़ हो, क्या तुम्हें ये भी नहीं पता है कि वो कितना ताकतवर है और तुम्हें लग रहा है कि वो कचरा है? अगर तुम्हें लगता है कि उसकी स्पिरिट पावर कचरा है तो मेरी क्या है, पूरी तरीके से बेकार। और अगर तुम्हें लगता ही है कि वो इतना ही कचरा तो तुम जाकर के उसे हराने देती हो। अगर तुम्हें पता ना हो तो मैं बता दूं कि किंशु ने सन लाइटनिंग पावर और सन स्पिरिट को कल्टीवेट किया हुआ है और उसके सामने तुम्हारी आइस स्पिरिट की पावर और मून लाइटनिंग पावर या फिर मेरी मून डिवाइन स्पिरिट एनर्जी पूरी तरीके से बेकार है। क्या तुम्हें ये नहीं पता है कि सन लाइटनिंग पावर और सन स्पिरिट पूरी तरीके से सब कुछ ख़त्म कर सकता है, क्योंकि ये बहुत ही प्राचीन और सबसे ज़्यादा ताकतवर एनर्जी है, इसके सामने कोई भी नहीं टिक सकता है। और अगर सचमुच में तुम्हें लगता है कि तुम मूर्ख हो तो हाँ, वाकई में तुम बहुत बड़ी मूर्ख हो, क्योंकि सन स्पिरिट की पावर आज से हज़ारों साल पहले की ताकत है। वो इतनी ताकतवर है कि किसी भी इंसान को ख़त्म कर सकती है और बड़ी ही आसानी से। हम लोग उसके सामने कुछ भी नहीं। क्या तुम एक मूर्ख होने का नाटक कर रही हो? तुम्हें क्या ये सच नहीं पता है? हाँ, ये सुनने के बाद से वो बेचारी हैरान रहती है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि सूरज के सामने जो है दिन या बर्फ़ या फिर रात ख़त्म ही हो जाती पूरी तरीके से। और क्योंकि इन दोनों की जो ताकत है वो बर्फ़ और चांद की है, इसीलिए ये दोनों दिन के सामने यानी कि सूरज की एनर्जी के सामने टिक नहीं पाएंगे। तो प्रिंसेस बरोना तो बिल्कुल हैरान रहती है और वो उससे माफ़ी मांगने लग जाती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए मास्टर, मुझे पता नहीं था, मैं आपसे सच में माफ़ी मांगती हूँ, ये सब कुछ अनजाने में हो गया। ये सुनने के बाद ली बोलता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, एक काम करो, अब तुम यहाँ से जाओ, ठीक है, मैं तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ, कोई सज़ा नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि तुम मून डायनेस्टी की प्रिंसेस हो और मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें कोई सज़ा नहीं दे रहा हूँ। सो बोलती, लेकिन मास्टर अगर आप मेरी थोड़ी मदद कर दें तो आसान रहेगा, भले ही आप उससे लड़ने के लिए ना जा सकें, लेकिन कम से कम मुझे वो आइस स्पिरिट बॉल तो दे दीजिए, जिससे मैं अपनी कल्टीवेशन की एनर्जी बढ़ा सकती हूँ। ये सुनने के बाद से वो बोलता है कि आइस स्पिरिट बॉल, क्या कह रही हो ये तुम? हाँ, क्या तुम जानती भी हो कि आइस स्पिरिट बॉल क्या होती है और कितनी ज़्यादा कीमती है? तुम्हें शायद मालूम नहीं है कि इमॉर्टल पिल के बाद ये दूसरे नंबर पर आती है, और ऐसे फ्लोटिंग आइलैंड पर इस तरीके की दवा बहुत ही कम है।
इसीलिए ये देना इतनी आसान बात नहीं, लेकिन तुम्हें ही क्यों चाहिए? यहाँ पर प्रिंसेस बोलती है कि मैं जानती हूँ मास्टर कि ये बहुत ज़्यादा कीमती पिल है, लेकिन फिर भी मुझे मालूम है ये बात कि आप जैसे महान व्यक्ति जो इतने ताकतवर हैं कि इस फ्लोटिंग आइलैंड पर आकर के रह रहे हैं, इसके अलावा आप यहाँ पर ये जो कल्टीवेट कर सकते हैं, आप जैसे महान व्यक्ति हैं जो यहाँ पर कल्टीवेट करने के लायक हैं, तो इन सारी पिल्स पर सिर्फ आपका ही अधिकार हो सकता है। इसलिए आप मुझे प्लीज़ एक पिल दे दीजिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। अब ये सुनने के बाद से उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि भाई वो एक के बाद एक उसकी बेइज्जती की ही जा रही थी, उसे कुछ पता है नहीं प्रिंसेस को, इसीलिए तो वो गुस्सा हो जाता है ली और बोलता है कि क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है बदतमीज़ लड़की, तुम बार बार मेरी डिसरिस्पेक्ट कर रही हो। हाँ, क्या तुम मेरी बार बार बेइज्जती करने की कोशिश कर रही हो? तुम्हें सचमुच में कुछ भी मालूम है नहीं या तुम जानबूझ के नाटक कर रही हो? बेचारी प्रिंसेस वो तो कुछ समझ ही नहीं पा रही थी, वो क्या जवाब दे कुछ भी उसे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि भाई वो तो कुछ जानती नहीं है। यहाँ पर बोल रहा होता है ली कि क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया? क्या तुम्हें ये नहीं पता है कि इस फ्लोटिंग आइलैंड पर कोई भी इंसान बिना इमॉर्टल हुए कल्टीवेट नहीं कर सकता है, और कोई भी इंसान यहाँ अगर कल्टीवेट करना चाहता है तो उसे इस आइलैंड पर कब्जा करना होगा। जो भी इंसान इस आइलैंड का मालिक होगा या फिर पैट्रियार्क होगा, सिर्फ वही है जो उसका कल्टीवेशन कर सकता है, या फिर पैट्रियार्क का डिसाइबल हो, सिर्फ वही कल्टीवेट कर सकता है। और उस पर ही ऐसा इंसान वही सिर्फ हो सकता है जो यहाँ की हर एक चीज़ पर, हर्बल्स पर, पिल्स पर अपना अधिकार रख सके, तभी वो किसी को दे सकता है। समझ में आया ना? मैं यहाँ का मालिक नहीं हूँ और ना ही यहाँ पे कल्टीवेट कर सकता हूँ, मैं सिर्फ यहाँ रहकर थोड़ी बहुत कुछ काम कर पा रहा हूँ। इसके बजाय किंशु मुझसे कई कदम आगे बढ़ चुका है, उसने सन आइलैंड पर अपना कब्जा जमा लिया है और यांगमिंग पैट्रियार्क का डिसाइबल भी बन चुका है, और अब वही है जो इस पूरी दुनिया में एक आइलैंड पर अपना कब्जा कर चुका है, और वो वहाँ रहकर कल्टीवेट कर ना सकता है बल्कि वहाँ की हर एक चीज़ पर भी उसका अधिकार है। दूसरे शब्दों में किंशु बहुत ज़्यादा ताकतवर है और मेरे मुकाबले अब वो इतना ताकतवर हो चुका है कि उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं हूँ, और तुम बार बार जानबूझकर मेरी बेइज्जती कर रही हो। तुम्हारा आखिर इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम बार बार मेरी बेइज्जती कर सको? हाँ, तुम मुझे बेकार कचरा बुला रही हो। ओह, ये सुनने के बाद से बेचारी प्रिंसेस बोलती है कि नहीं, मेरा कहने का ये मतलब नहीं था मास्टर, मुझे ये बात बिल्कुल पता नहीं थी, मैं आपकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहती हूँ, मुझे बस ये उम्मीद नहीं थी कि किंशु आपसे इतना ताकतवर होगा, मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़। तो ये सुनने के बाद से लिन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि बकवास, तुमने जितनी मेरी बेइज्जती की उसके बाद मैं तुम्हें माफ़ तो बिल्कुल नहीं कर सकता, और ना ही मैं तुम्हें कोई दवा दे सकता हूँ। निकलो यहाँ से, निकल जाओ, इससे पहले कि मैं तुम्हें बहुत ही बुरी तरीके से मार डालूं। निकल जाओ, हाँ इसी वक्त नीचे उतरो यहाँ से, क्योंकि तुमने मुझे बार बार नीचा दिखाने की कोशिश की, इसलिए अब मैं तुम्हें और बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो बोलती कि लेकिन एक मिनट के लिए प्लीज़ मास्टर मेरी बात तो सुनिए, प्लीज़ एक बार के लिए मेरी बात सुनिए। लेकिन तभी वो अपनी स्पिरिचुअल की का इस्तेमाल करता है और बोलता है कि बेवकूफ़, निकलो यहाँ से बाहर, और अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करके उसे बाहर फेंक देता है। वो तुरंत उड़ते हुए बाहर आती है, लेकिन तभी वो अपनी आइस शील्ड की एनर्जी का इस्तेमाल करती है, जिससे वो वहीं पर थोड़ी देर के लिए रुक जाती है। अमन सोच रही होती है कि ओ नो, ये मैंने क्या कर दिया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे बहुत पता ही नहीं थी कि ये इतने कमज़ोर होंगे, और किंशु इनसे इतना ताकतवर हो चुका है कि फ्लोटिंग आइलैंड पर कब्जा भी कर चुका है और यांगमिन डिसाइबल बन चुका है। ओ नो, बाप रे, और अब तो मैंने इन्हें भी गुस्सा दिला दिया है। मास्टर ली को गुस्सा दिलाने के बाद अब मैं क्या करूं, किसकी मत करूं? बोले अब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे कर पाऊंगी अब कुछ भी। पहले तो मैं अपने भाई को ही नहीं बचा पाई थी, और अब मैं उसे बचा भी नहीं पाऊंगी क्योंकि मैं बहुत कमज़ोर हूँ, और किंशु अब हम सबसे बहुत अधिक शक्तिशाली हो चुका है, और अब मैंने मास्टर ली को भी गुस्सा दिला दिया। वाह, ये सारा का सारा किया था उस किंशु का है, ये सब उस किंशु की वजह से है। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, एक बार मुझे मौका मिल जाए मैं उसे पूरी तरीके से ख़त्म कर दूंगी, लेकिन सबसे पहले कुछ भी करके मुझे अपने भाई को बचाना होगा, मुझे वहाँ वापस जाना ही होगा। बोलकर जाने लग जाती है हमारे किंशु के पास। यहाँ हमें सन फ्लोटिंग आइलैंड का सीन दिखाया जा रहा होता है, जहाँ पर हमारा MC बोल रहा होता है चेस खेलते हुए कि अरे तुम्हें ये शतरंज खेलना किसने सिखाया? हाँ, जहाँ तक मुझे मालूम है तुम जैसे डीमंस को शतरंज खेलने की आदत तो है नहीं, और तुम्हें तो बिल्कुल भी नहीं है, तो तुम्हें ये सब कुछ सिखाया किसने? क्योंकि तुम्हें तो ये सब कुछ सिखाया भी नहीं जाता है ना। तो ये सुनने के बाद से बाजू बोलती है कि हाँ, मैं बाकी डीमंस से अलग हूँ, मुझे दरअसल बहुत कुछ सिखाया गया है, क्योंकि हम जैसे डीमंस को दूसरों के लिए तैयार किया जाता है, इसलिए हमें अलग अलग चीज़ सिखाई जाती है ताकि हम राजा को खुश कर सकें। और मेरा डेली रूटीन बहुत ज़्यादा अलग था, मुझे बचपन से ही हर तरह की चीज़ सिखाई करने के लिए मजबूर किया गया था, जैसे कि पेंटिंग, ड्राइंग, बजाना, या फिर अलग अलग चीज़ें करना जो आप इंसान कर सकते हैं। समझ में आया ना? तो ये सुनने के बाद हमारा MC बोलता है कि अच्छा, तो तुम्हारे लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा ना, क्योंकि तुम जैसे डीमंस को भी इस तरीके से क्लासेस लेनी पड़ती है हम इंसानों की तरह। सो बोलती कि हाँ, बहुत खूब, अब आप हार चुके हैं, तो चलिए अब आप मुझे वो ला कर दीजिए। वैसे भी मैं यहाँ की सारी चीज़ें खा चुकी हूँ, सबके सब बेकार हैं, मुझे वो चाहिए, इमॉर्टल एलेक्सर। आपने मुझसे कहा था ना कि अगर मैं शतरंज में हार जाऊँ तो आप मुझे वो इमॉर्टल एलेक्सर ला कर देंगे, क्योंकि आप हार चुके हैं।
तो मुझे वो इमॉर्टल एलेक्सर ला कर दीजिए। ये सुनने के बाद हमारा एमसी बोलता है कि अरे मुझे खुद नहीं मिला, पूरे घर में छान लिया मैंने, लेकिन मुझे खुद ही इमॉर्टल एलेक्सर नहीं मिला है। फिलहाल तुम ये फल खाओ, ये पिल भी कुछ कम नहीं है, बहुत ज़्यादा औषधियों से भरी हुई हैं, इसीलिए ये तुम्हारे काम आएंगी। लो ये पिल खाओ, जब मुझे मिल जाएगा तब मैं तुम्हें भी दे दूँगा। तभी वहाँ पर गुआन आता है और बोलता है कि मास्टर, 9th प्रिंसेस वडोना आपसे मिलने के लिए आई हुई हैं, आप कहें तो मैं उन्हें अंदर भेज दूँ। यहाँ पर हमारा एमसी तुरंत खड़ा होता है और बोलता है उसे अंदर बुलाओ, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। यहाँ पर प्रिंसेस अंदर आती है और हमारे एमसी को देखती है जो कि बैठा हुआ होता है कुर्सी पर, और बोलती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। यहाँ पर बाइजू भी हमारे प्रिंसेस को देख रही होती है और फल खाई जा रही होती है, वो उसे देख रही होती है पर कोई रिएक्ट नहीं करती, बिल्कुल उसके लिए तो कोई मतलब है नहीं उस चीज़ से। सो यहाँ पर प्रिंसेस बोलती है कि मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ, तुमने जो भी कहा है मैं वो बात मानने के लिए तैयार हूँ। सो हमारा एमसी बोलता है कि कौन सी बात, तुम किस बारे में बात कर रही हो। सो प्रिंसेस बोलती है कि तुम्हारी शर्त के अनुसार तुमने कहा हुआ था ना कि तुम्हारे ख़जाने का तुम्हें 10 गुना चाहिए, तो ठीक है मैं तुम्हें 10 गुना देने को तैयार हूँ, बदले में तुम मुझे मेरे भाई दे दो, ठीक है। ये लो, ये कुछ टुकड़े हैं स्पिरिट स्टोन के, जो कि इतना तुम्हारे लिए पर्याप्त होगा भुगतान के लिए, शायद ये उससे ज़्यादा ही है। ये सुनने के बाद हमारा एमसी बोलता है कि क्या तुम्हारी इस बेकार छोटी गलती के बाद भी मुझे सिर्फ इतना लेना चाहिए प्रिंसेस वडोना? नहीं, अब जो तुमने गलती की है ना, उसके बाद अब मैं तुमसे 10 गुना नहीं बल्कि 100 गुना कीमत चाहता हूँ। ये सुनने के बाद से प्रिंसेस एकदम शॉक्ड रहती है एंड बोलती है कि क्या बकवास करे हो, हाँ क्या तुम्हारे यहाँ कोई नियम या कायदा कानून नहीं है? तुम इस तरीके से नियम और कायदे कानून को तोड़ नहीं सकते हो, तुम कुछ भी कर रहे हो, बकवास करो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? हमारा एमसी एकदम खड़ा होता है और बोलता है कि बकवास बंद करो, नियम कायदा कानून मेरी बात और मेरी ज़ुबान ही है, समझ में आया ना? और जो तुमने किया उसके बाद से तो बहुत छोटी रकम है, मैं इससे ज़्यादा भी ले सकता हूँ। और दूसरी चीज़ कि मैं इस आइलैंड का मालिक हूँ, यहाँ पर नियम कायदे कानून सब कुछ मैं बनाता हूँ, मैं जो बोलूँगा वही होगा। यहाँ पर बोलती कि यू बॉस्टर्ड, यू उसके ऊपर खिसिया रही होती है। तभी बाइजू बोलती है फल खाते हुए कि ये बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं है, और वो फेंक देती है। तभी प्रिंसेस देखती है, सो बाइजू का खाया हुआ फल तुरंत नीचे आकर गिरता है। प्रिंसेस भी उसे देखती है और एकदम हैरान रहती है। तभी बोलती है कि एक मिनट, ये तो इमॉर्टलिटी का फल है ना, ये तो बहुत कीमती होता है और बहुत ज़्यादा कीमती हर्बल से बनाया हुआ है, ये पिल तुम इस तरीके से फल को कैसे फेंक सकती हो? तुम पूरी दुनिया इस तरीके के फल को पाने की कोशिश करती है ताकि किसी तरीके से वो अपना कल्टीवेशन बढ़ा करके कुछ ताकत को हासिल कर सके, और तुम इस तरीके से फल को खाकर फेंक रही हो। तुम जानती भी हो कि ये कितना कीमती और कितना कमाल का है। बाजू एक और फल खाती है और बोलती है कि ये भी स्वादिष्ट नहीं, वो उसे भी फेंक देती है। सो प्रिंसेस उसे भी देखती है और बोलती है कि ओ नो, एक और, ये तो बहुत ज़्यादा कीमती है, ये सारे के सारे वो स्पिरिट बॉल्स हैं जिन्हें हर इंसान पाना चाहता है, और ये तो ड्रैगन फ्रूट है ना, ये बहुत कीमती है जिससे काफ़ी सारे हर्बल्स को मिलाकर बनाया जाता है, तुम्हें इस तरीके से कैसे नहीं फेंकना चाहिए। यहाँ पर बाजू एक एक खा कर फेंक रही होती है कि ये भी स्वादिष्ट नहीं है, ये भी स्वादिष्ट नहीं है, मुझे भी ये भी नहीं चाहिए। कितने सारे फल खा कर फेंक रही होती है। तो प्रिंसेस देखती और बोलती है कि ये क्या हो रहा है, ये सारे के सारे फल काफ़ी सारे हर्बल्स को मिलाकर के बनाए गए हैं और काफ़ी ज़्यादा कीमती है। पूरी दुनिया इस तरीके के फल को खाने की कोशिश करती है ताकि वो अपना स्पिरिट फ्रूट बढ़ा सके। धरती में जितने भी लोग हैं वो सब इसे पाना चाहते हैं, तुम जानती भी नहीं हो ये कितनी कीमती है। उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और बोल रही होती है कि तुम जानती भी हो कि ये हर्बल से बने हुए फल, ये पिल्स कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कितनी ज़्यादा कीमती हैं। हम धरती पर रहने वाले इंसान इसके लिए कितनी कोशिश करते हैं, यहाँ तक कि राजा महाराजा जैसे लोगों को भी इतनी आसानी से ये नहीं मिल पाते। इन फलों को खाने के बाद से कोई भी इंसान की स्पिरिट एनर्जी कितने भी हद तक बढ़ा सकता है, वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन तुम उन्हें इस तरीके से खाकर ज़मीन में फेंक रही हो। तुम जानती भी हो कि आखिर इसकी कीमत क्या है। तभी वहाँ पर वो देखती है कि उनमें से एक और होती है आइस स्पिरिट बॉल, जिसे वो देख रही होती है और बोल रही होती है कि ये तो आइस स्पिरिट बॉल है, मुझे इसकी ज़रूरत है। वो उसे उठाती है और बोलती है कि मुझे ये चाहिए। यहाँ पर बाइजू बोलती है कि किंचू, मुझे इनमें से कोई भी फल स्वादिष्ट नहीं लगा, सब के सब बेकार हैं, मुझे वो चाहिए। तुमने कहा था ना कि तुम मुझे वो ला कर दोगे, तो अब मुझे वो चाहिए, वो इमॉर्टल एलेक्सर, मुझे उसका स्वाद चखना है, देखना है कि उसका स्वाद है कि नहीं है, क्योंकि मुझे इनमें से कोई भी पसंद नहीं आया है। ये सुनने के बाद प्रिंसेस एकदम शॉक रहती कि क्या इमॉर्टल एलेक्सर, तुम जानती भी हो ये क्या कह रही हो। वो एकदम सदमे में रहती कि क्या इमॉर्टल एलेक्सर इतना ज़्यादा रेयर नहीं है। मैंने सुना है कि इमॉर्टल एलेक्सर पीने के बाद कोई भी इंसान जब तक चाहे तब तक जी सकता है, उसके पास हज़ारों लिमिट की कल्टीवेशन एनर्जी आ जाती है जिसकी वजह से वो कुछ भी कर सकता है। और क्या ये इतना ज़्यादा बेकार हो चुका है कि कहीं पर भी मिल जाता है? देवता भी इमॉर्टल एलेक्सर को पाने के लिए तरसते रहते हैं, और क्या इतने आसान से मिल जाता है वो। तभी बोलती है
कि मैं ये जानना चाहती हूँ कि इमॉर्टल एलेक्सर जो कि इतना ज़्यादा कीमती है, जिसे आज तक देवता भी हासिल ना कर सके, वो क्या इतनी आसानी से कोई भी मिल सकता है, कहीं पर मिल सकता है? मैंने सुना है कि बहुत बड़ा ख़जाना है, इसे आज तक कोई भी हासिल नहीं कर सकता है। और क्या तुम्हारे पास ये है इमॉर्टल एलेक्सर? क्या ये इतना ज़्यादा रेयर नहीं है? तभी वो अपने हाथ में आइस स्पिरिट बॉल को देखती है, मैंने सोचती है कि मुझे ये आइस स्पिरिट बॉल चाहिए, जिससे कि मैं अपनी आइस स्पिरिट एनर्जी को बढ़ा करके मैं मून लाइटनिंग पावर को भी बढ़ा सकती हूँ, जिससे कि मैं मून स्पिरिट को कल्टीवेट कर सकती हूँ और मास्टर ली जितनी ताकतवर हो सकती हूँ। मेरे सामने ये मेरे हाथों में ही है, मुझे ये चाहिए। तभी वो बोलती है कि किंशु, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तुमने जो कुछ भी कहा है मैं वो बात मानने के लिए तैयार हूँ और मैं तुम्हें उसका 100 गुना देने को तैयार हूँ जो तुमने कहा है, लेकिन बदले में मेरी भी एक शर्त है। ये सुनने के बाद हमारा एमसी बोलता है कि ओहो, तो तुम भी शर्त रख सकती हो? इतना होने के बाद भी, इतनी समस्याएं हैं उसके बाद भी, चलो सुनते हैं कि आखिर तुम्हारी क्या शर्त है, बताओ मुझे। सो बताती है कि मुझे बदले में ये आइस स्पिरिट बॉल चाहिए। मैं तुम्हें 100 गुना तो सब कुछ दे दूंगी, लेकिन बदले में मुझे आइस स्पिरिट बॉल और मुझे मेरा भाई चाहिए। यहाँ हमारा एमसी बोलता है कि हाँ ज़रूर मिल जाएगा, हालांकि बदले में तुम्हें मेरी भी एक शर्त माननी पड़ेगी, घुटने टेको और मुझसे भीख मांगना होगा। ये सुनने के बाद से वो स्पिरिट बॉल को फेंकती है और बोलती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम जानती भी हो क्या कह रहे हो और किससे क्या बोल रहे हो? हाँ, मैं प्रिंसेस वडोना हूँ, 9th प्रिंसेस, और तुम्हें इतना भी एटीट्यूड नहीं रखना चाहिए। तुम आखिर हो क्या चीज़? हाँ, तुम जानते भी हो कि मैं क्या हूँ? यहाँ हमारा एमसी बोलता है कि बुरा, अगर मैं थोड़ा सा बदमाश और बुरा हो भी जाऊं तो क्या बुराई है? वैसे बुरा बनने में कुछ ज़्यादा बुरा नहीं है। यहाँ पर वो बोलती है कि मैं 9th प्रिंसेस हूँ मून डायनेस्टी की, मुझे देखने के लिए लोग तरसते रहते हैं, मैं बाकी सबसे बहुत अलग हूँ, समझ में है ना? मुझसे पहले आज तक किसी ने इस तरीके से बेइज्जत नहीं किया है, लेकिन तुम्हारी इतनी हिम्मत। यहाँ हमारा एमसी बोलता है कि क्योंकि आज तक शायद तुम मुझ जैसे लोगों से मिली ना हो या फिर मुझसे नहीं मिली हो। मैंने कहा ना, घुटने टेको। हमारा एमसी अपनी स्पिरिट एनर्जी से उस पर दबाव डालने लग जाता है, जिससे वो दबाव के कारण घुटने पर आ जाती है और बोलती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल पर्सन हूँ, तुम इस तरीके से दाव की टेक्निक का इस्तेमाल करके मुझे बैठा नहीं सकते हो। भले ही तुम कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे सामने झुकने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। और क्या तुम सचमुच में मुझसे दबाव डालकर माफ़ी मंगवा सकते हो, भीख मंगवा सकते हो? क्या तुम्हारा, मेरा और कल्टीवेशन क्या इतना ज़्यादा ऊंचा नहीं है? मेरा कल्टीवेशन तुमसे काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन उसके बाद भी तुम दाव की टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हो। आखिर कैसे? जिस चीज़ का तुम इस्तेमाल कर रहे हो उसके तो सिर्फ इमॉर्टल लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फिर भी तुम चाहे कितने भी ताकतवर क्यों ना हो जाओ, तुम मेरा बाल बाका नहीं कर सकते हो। मैं तुम्हारे सामने झुकने को तैयार नहीं हूँ, तुम्हें 100 साल लग जाएगी मुझे झुकाने में, समझ में है ना? और ये नामुमकिन है। तभी वो सामने देखती है तो हमारा एमसी बोलता है कि मैं यहाँ कुछ भी कर सकता हूँ, तुम्हें कितनी बार बताना पड़ेगा कि ये आइलैंड मेरा है और अब मैं सन आइलैंड का मालिक हूँ, और इस हिसाब से यहाँ की सारी स्पिरिट एनर्जी, इसके अलावा सब कुछ मेरे हाथ में है, यहाँ तक कि तुम्हारी सांस भी। इसलिए भले ही तुम्हारे लिए दाव की टेक्निक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, लेकिन मेरे लिए बहुत मामूली सी चीज़ है। कि सुनने के बाद वो एकदम शौक रहती है। यहाँ हमारा एमसी बोलता है कि जब तक तुम मेरी बात मानने के लिए तैयार ना हो जाओ और भीख ना मांगो अपनी गलती के लिए, तब तक तुम इसी तरीके से घुटने टेकी रहोगी। अगर तुम मेरी बात मानने के लिए तैयार हो जाओ तो तुम्हें उठने की अनुमति मिल जाएगी, वरना तुम पूरी ज़िंदगी इसी तरीके से बैठे रहना। तभी हमारा एमसी एकदम शौक हो जाता है, क्योंकि आसमान से उड़कर हमारे एमसी के पास कुछ आ रहा होता है। सो हमारा एमसी उसे कैच करता है और बोलता है कि आखिर ये क्या चीज़ है। तभी वहाँ पर गौशिन आता है और बोलता है कि मास्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए। ये कुछ और नहीं बल्कि शाओली टेम्पल से आया हुआ एक लेटर है जो शायद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ आप इसे ध्यान से पढ़िए। तभी वो एकदम हिलने लग जाता है और तुरंत खुल जाता है, जिसमें लिखा होता है, देवता के 18वें पुत्र, जितने भी 18 पुत्र हैं वो सारे के सारे लोग एक जगह पे इकट्ठा हो रहे हैं, जहाँ पर उनमें एक युद्ध होने वाला है, इसीलिए उनमें से आपको भी इन्विटेशन दिया गया है। यहाँ हमारा एमसी बोलता है कि क्या कहा, लड़ाई? क्या वो लोग कुछ प्लान कर रहे हैं वो भी मंदिर में? आखिर मंदिर में सारे सारे भाई इकट्ठा क्यों हो रहे हैं? फिर हमें टेंपल का सीन दिखाया जा रहा होता है, जहाँ पे हमारा एमसी आकर उतरता है और फल खा रहा होता है, अपना फल रगड़ता है और खाते खाते बोल रहा होता है, बहुत ही खुश होते हुए कि वाह कितना खूबसूरत टेंपल है, रियली ये है यहाँ का टेंपल, ये तो बहुत ही कमाल का है। वो अपना फल खाता है और बोलता है कि वाह यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा है, मेरे आइलैंड से भी ज़्यादा। सचमुच में एंशियंट गेट हमें एक विरासत के तौर पर मिला है ये टेंपल, मुझे इसे कम नहीं आंकना चाहिए, ये तो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है। तो तभी वहाँ पर 2 गार्ड उसे ग्रीट करते हैं हमारे एमसी को और बोलते हैं, मास्टर किंशु। तभी एक गार्ड बोलता है कि वैसे आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं,
क्या आप इस तरीके से वहाँ जाने वाले हैं अंदर? सो हमारा एमसी खुद की तरफ देखता है और बोलता है कि क्यों, क्या मैं इस तरीके से अंदर नहीं जा सकता? क्या कुछ और करके आना था? सो ये सुनने के बाद गार्ड बोलता है कि अरे नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि आप अंदर जा सकते हैं, लेकिन आप अंदर जाकर करेंगे क्या? देखिए, क्योंकि आपके पास कोई कल्टीवेशन तो है नहीं और अंदर कोई छिपने की जगह भी नहीं है, और मैं जानता हूँ कि आपके पास कोई कल्टीवेशन तो है नहीं, तो आप अंदर लड़ नहीं पाएंगे, इसलिए कहीं आपको खतरा ना हो तो कोई आप छुप भी नहीं सकते वहाँ पर, तो इसलिए आप मेरे साथ आइए, मैं आपको एक जगह दिखा देता हूँ। सो हमारा एमसी उसे एक फल पकड़ाता है और बोलता है कि सुनो, इसे ना फेंक देना, ठीक है? और हमारा एमसी अंदर जाने देता है, बिकॉज वो हमारे एमसी को नहीं जानता और हमारा एमसी उसकी डिसरिस्पेक्ट करता है यहाँ पर। सो इस बात से ना गार्ड को बिल्कुल भी खुशी नहीं होती। सो गार्ड बोलता है कि क्या बकवास है, कितना ज़्यादा बदतमीज़ देवता है ये, इसे शर्म भी नहीं आती है कि मैं इतने हाईएस्ट टेंपल का गार्ड हूँ, मुझे इस तरीके से बेइज्जती नहीं करना चाहिए, और वो मुझे कूड़ा कचरा फेंकने के लिए दे रहा है। लेकिन तभी वो देखकर एकदम हैरान रहता है कि एक मिनट रुको, ये तो स्पिरिट बॉल है ना, ये बहुत ज़्यादा कीमती है और पवित्र फल से बनी हुई है। मैंने सुना है कि बहुत ज़्यादा औषधियों से मिलकर बनाई गई है ये, जिसे हर कोई इंसान पाने की कोशिश करता है और तरसता रहता है। ये इस तरीके से खाकर फेंकने की बात कर रहा है? सचमुच में ये कितना ज़्यादा बदतमीज़ है और कितना अहंकारी है, इतनी कीमती फल को इस तरीके से फेंक रहा है। वो जानता भी नहीं है कि इसकी क्या कीमत है। तभी बाहर का गार्ड भी देख रहा होता है दूसरा वाला। सो वो तुरंत दूसरे गार्ड के पास आता है और बोलता है कि क्या कहा? ये तो स्पिरिट बॉल है ना, मैंने सुना है कि बहुत कीमती है, मैंने आज तक कोई भी स्पिरिट बॉल नहीं खाया, मैंने कभी इसकी गंध नहीं ली है, मुझे भी दिखाओ ना एक, मैं भी खाना चाहता हूँ। मैंने सुना है कि इससे किसी भी इंसान की स्पिरिट एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। सो उसे देता है और वो एक बाइट खाता है और बोलता है कि ओह माय गॉड, इतना ज़्यादा मीठा है, इतना ज़्यादा स्वादिष्ट, मैंने सुना है कि इससे स्पिरिट पावर बढ़ जाती है। मेरी स्पिरिट पावर कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, वाकई में मैंने आज तक किसी भी देवपुत्र को इतना उदार नहीं देखा है। मास्टर किंचु सचमुच में कमाल है, वाकई में स्वर्ग और धरती में वो सबसे ज़्यादा ताकतवर हैं, सबसे ज़्यादा उदार हैं। आज के बाद कोई भी उनके बारे में बुरा कहेगा, ये बुरा बोलेगा, तो मैं उसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। यहाँ पे हमें टेंपल के अंदर का सीन दिखाया जा रहा होता है, जहाँ पर सारे के सारे जितने भी भाई होते हैं वो सब कुछ छुपे हुए बैठे हुए होते हैं। तो हमारा एमसी आता है और बोलते हैं कि क्या बकवास है, मुझे यहाँ पर बुलाया गया है, लेकिन ये किस तरीके की बेइज्जती है? हाँ, क्या तुम लोगों को सचमुच में इतना छुपने की ज़रूरत है? तो यहाँ पर एक भाई बोलता है कि अरे देखो कौन आया हुआ है, यहाँ पर तो किंचू आया हुआ है ना, आखिरकार तुम पहुंच गए। वैसे तुम दुनिया में ना एक मजाक की तरह हो और कुछ भी नहीं, तुम्हारा होना और ना होना कोई मतलब नहीं है। जिसके पास एक भी कल्टीवेशन ना हो, ऐसा बेकार इंसान इस दुनिया में है ही क्यों? तुम देवता के पुत्र कहलाने के लायक भी नहीं हो। यहाँ हमारे एमसी बोलता है कि क्या तुम लोग इतना ज़्यादा डरते हो मुझसे? हाँ, और मेरी इस तरीके से बुराई कर रहे हो, इतना ज़्यादा तुम लोगों को डर लग रहा, तुम वाकई में देवताओं के पुत्र कहलाने के तो तुम लायक नहीं हो जो इस तरीके से छुप रहे हो। हाँ, क्या तुम लोग दूसरों से मिलने से इनकार करते हो? सो ये सुनने के बाद दूसरा भाई बोलता है कि किंचु तुम यहाँ पर क्यों आए हुए हो? तुम्हें इस तरीके से लड़ाई में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये लड़ाई ज़िंदगी और मौत की लड़ाई है, और तुम जानते भी हो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम जैसा एक बेकार देवता जिसके पास कोई भी कल्टीवेशन नहीं है, यहाँ आकर के लड़ाई करने का कोई मतलब है भी नहीं, क्योंकि तुम तो वैसे भी कुछ नहीं कर सकते हो, तुम बहुत कमज़ोर हो। दूसरा भाई बोलता है कि तुम जैसा एक बेकार इंसान, तुम यहाँ पर क्या मरने के लिए आए हुए हो? तुम्हें मालूम भी है कि कितनी ज़्यादा मुश्किल लड़ाई है, यहाँ पर जान भी जा सकती है, और वैसे भी स्वाभाविक रूप से अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए और सब कुछ छुपाने के लिए हमें सतर्क रहने के लिए छुपना पड़ता है। क्या तुम्हें इतनी कॉमन सेंस भी बात पता नहीं है? तुम कितने बेकार हो। सारे के सारे उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं और बोल रहे होते हैं कि अरे इसके पास तो कोई कल्टीवेशन है ही नहीं, ये यहाँ पर करेगा भी क्या? जहाँ तक तुम्हारा प्रश्न है ना किंशु, मेरे हिसाब से तो तुम्हें छुपने की कोशिश नहीं करनी चाहिए यहाँ पर और भागने की कोशिश करना चाहिए। मुझे लगता है कि इसे अपना आईना तुरंत खुद ही सौंप देना चाहिए, क्योंकि इस लड़ाई में भाग लेने का इसका कोई भी मतलब है नहीं। इसके पास कोई कल्टीवेशन तो है नहीं, ये यहाँ पर जिंदा तो रह नहीं पाएगा। सो मेरे ख्याल से भागने से अच्छा है कि ये आईना दे दे और शांति से चला जाए, कोई मतलब नहीं है। सही कहा, तुम भाग ले ही क्यों रहे हो? हाँ, कोई मतलब है नहीं तुम्हारे भाग लेने का, लेकिन तब भी तुम यहाँ पर बेफालतू में अपनी जान देने के लिए चले आए हो। क्या तुम्हें मालूम भी है कितनी इंपॉर्टेंट लड़ाई है? शायद तुम्हें अपनी भलाई के बारे में ना पता हो, लेकिन अगर तुम खुद की भलाई चाहते हो तो शांति से यहाँ से चले जाओ, खुद की मौत से बच सकोगे। यहाँ हमारा एमसी हंसता है और बोलता है कि अच्छा तो तुम लोग मेरे बारे में ऐसा सोचते हो? तुम लोग कौन होते हो मुझे ये बताने वाले कि मुझे अपना आईना सौंप देना चाहिए और लड़ाई ना करके शांति से चले जाना चाहिए? हाँ, अगर मैं यहाँ पर नहीं आता तो तुम जैसे गधों को मैं सबक कैसे सिखा पाता? तुम लोगों को सबक सिखाने के लिए तो मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ ना, तो इसीलिए अपना मुँह बंद रखो। फिर ऊपर वो एक भाई को देखता है और बोलता है कि तुम्हें वाकई में मेरा आईना चाहिए?
क्या तुम्हारे पास इतनी हिम्मत है कि तुम मुझसे मेरा आईना ले भी सकते हो? और उसे चिढ़ाने लग जाता है, बोलता है कि का यार, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हंसने की? क्योंकि तुम तो खुद ही छुपे हुए हो, इतना ज़्यादा डरपोक हो, तुम मुझे कह रहे हो? हाँ। ये सुनने के बाद वो भाई गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि किंशु, तुम्हारी हिम्मत कैसे इस तरीके से बोल रही कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तभी वहाँ पर किसी की आवाज़ सुनाई देती है और बोल रहा होता है कि चुप रहो मूर्खों, तुम लोग यहाँ पर लड़ने के लिए आए हुए हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि किसी वक्त लड़ना शुरू कर दोगे, समझ में आया ना? सबके सब शांति बना रखो। मंदिर में आने के बाद भी बेइज्जती करते, बदतमीज कहीं की। तभी हमारा एमसी कुर्सी की तरफ देखते हैं, क्योंकि कुर्सी की तरफ से आवाज़ आ रही होती है। तभी वहाँ पर एक पंछी आकर बैठता है और बोलता है कि मेरा नाम मास्टर वू है, और सब के सब शांत हो जाओ। आज यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बातचीत करने के लिए और घोषणा करने के लिए हुई है यहाँ पर बातचीत, समझ में आया ना? इसीलिए चुपचाप से अब मेरी बात सुनो कान खोल करके। यहाँ एक तोते को बोलता हुआ देखकर हमारे एमसी को शौक लग जाता है और बोलता है कि क्या कहा, एक तोता? क्या यहाँ पर मीटिंग एक तोते ने बुलाई हुई है, सब लोगों को इकट्ठा करके बुला रहा है? क्या तोता बोल सकता है? यहाँ पर मास्टर वो बोलते हैं कि तुम इतना ज़्यादा सरप्राइज क्यों हो? हाँ, और तुम्हें तो देखकर ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें कुछ पता ही ना हो। ये आज जितना कुछ भी हो रहा है ना, सारा का सारा मामला, ये सब तुम्हारी ही वजह से हो रहा है। ये सुनने के बाद आने से बोलते हैं कि अच्छा ऐसा है क्या? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पर मास्टर वो बताते हैं कि आज से कुछ दिन पहले किंशु, तुमने जेडी झील की जो भी सेंट थी उनका खोए हुए बाइबल को वापस दिला दिया, जो कि आज से हज़ारों साल पहले खो गया था, लेकिन तुम्हारी वजह से कम उन्हें वो बाइबल वापस मिल गया। इसीलिए जेडी झील की जो भी लेडीज़ थी उन्होंने इनविटेशन कार्ड भेजा हुआ है, क्योंकि वहाँ पर एक बहुत बड़ा समारोह होने वाला है। और क्योंकि अब उनके पास उनकी 5वीं बाइबल भी मिल चुकी है, तो उनकी ताकत अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। उन्होंने इसी की खुशी में एक बहुत ही बड़ा आयोजन किया हुआ है, और इसीलिए वहाँ पर जाने का निमंत्रण भी आया हुआ है। 1000 सालों से जो भी आयोजन बंद पड़ गए थे, वो सारे के सारे फिर से शुरू करने का फैसला लिया गया है। ये सुनने के बाद से एक भाई बोलता है कि मास्टर वो, जहाँ तक मुझे पता है कि ये फेस्टिवल बहुत ही ज़्यादा बड़ा और भव्य है ना? मैंने सुना है कि फेरी गेट का सम्मेलन कम से कम 500 वर्षों से आयोजित नहीं किया गया था, उसे पूरी तरीके से बंद रखा गया था, क्योंकि उनकी एक बाइबल खो गई थी। तो आखिरकार वो मिल ही गई, तो उन्होंने फिर से ये शुरू कर दिया। वाकई में ये कमाल की बात है, हाँ मैं भी वहाँ जाना चाहूँगा। दूसरा बोलता है कि हाँ मैंने भी सुना हुआ है कि पिछले सम्राट भी इस बारे में काफ़ी कुछ जानते थे, और वो भी इस सम्मेलन में हिस्सा लिया करते थे, लेकिन जब से बाइबल खो गई उन्होंने पिछले सम्राट ने भाग लेना ही बंद कर दिया, और हाँ सम्मेलन होना भी बंद हो गया। हालांकि सम्राट पिछले दिनों में कहीं पर दिखाई भी नहीं दे रहे हैं, और लगभग जब से इस समारोह में भाग लेना उन्होंने बंद किया है वो 5000 वर्ष पहले की बात है। लगभग 500 साल पहले की बात में ही उन्होंने यहाँ तक सब कुछ बंद कर दिया था। ये अवसर बहुत बड़ा है और ऐतिहासिक है। दूसरा बोलता है कि हाँ, लंबे समय से जेडी झील की खूबसूरती पर मैं हमेशा से मोहित रहा हूँ। वो काफ़ी खूबसूरत जगह और काफ़ी अच्छी जगह है। मैं उस कार्यक्रम में ज़रूर शामिल होना चाहूँगा मास्टर, मुझे भी ज़रूर बुलाइएगा। यहाँ पे मास्टर वो बोलते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम सभी लोग जाना चाहते हो, लेकिन एक बात याद रखो कि ये बहुत ही पवित्र और बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर से भरा हुआ समारोह है। यहाँ पर कोई भी इंसान आसानी से नहीं जा सकता है। और हाँ, हज़ारों सालों में एक बार जेडी झील पर खिलने वाला आड़ू का फल यहाँ पर मिलने वाला है, इसलिए इसका मेन उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आड़ू का फल ही है, जो कि लेडी झील की सेंट आप सभी को दे सकती हैं, जिससे किसी भी इंसान की स्पिरिचुअल पावर बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। लेकिन आड़ू के फल की संख्या सीमित है, इसीलिए वहाँ पर सिर्फ 3 ही देवताओं के पुत्र जा सकते हैं, सारे के सारे नहीं जा सकते हैं। लेडी झील का एशियन गेट के साथ काफ़ी अच्छा संबंध रहा है, इसीलिए सिर्फ उन्होंने ये इनविटेशन कार्ड भेजा हुआ है। लेकिन क्योंकि इनविटेशन कार्ड 3 ही है, इसलिए इस आयोजन में भाग, इस फेस्टिवल में सिर्फ 3 लोग जा सकते हैं। तो सारे बोलते हैं लेकिन मास्टर हम तो 18 हैं, तो फिर हम सब में से 3 का निर्णय आप कैसे लेने वाले हैं? सो मास्टर वो बताना स्टार्ट कर देते हैं कि मैंने सुना है कहानियों में और काफ़ी लोगों से भी सुना हुआ है कि हज़ारों सालों में एक बार आड़ू का फल खिलता है, जो कि जेडी झील की सबसे ज़्यादा ताकतवर फलों में से एक माना जाता है, जिसमें बहुत ही ज़्यादा स्पिरिट पावर भरी हुई होती है। मैंने सुना है कि इसे खिलने में हज़ारों साल लग जाते हैं, और 1000 साल में ये फल तैयार होता है, फिर 1000 साल में इसे पकने में लग जाते हैं, और वो फल जेडी झील की सेंट हम सभी लोगों के लिए साथ बांटना चाहती हैं। इसीलिए मेरे ख्याल से वहाँ सिर्फ 3 ही लोग जा सकते हैं, क्योंकि फल तो सिर्फ 3 ही है।
सो एक भाई बोलता है कि अरे वाह, मैंने तो सुना हुआ है कि ये फल बहुत ज़्यादा स्पिरिट पावर से भरा हुआ है और किसी भी इंसान की उम्र भी बढ़ा सकता है। इसके अलावा इसका स्वाद चखना चाहिए, मैं इसके चखने के लिए तैयार हूँ। इससे किसी भी इंसान का कल्टीवेशन भी बढ़ सकता है। सो अपना सर पकड़ लेता है मास्टर बू और बोलता है, ओहो, लेकिन तुम 18 लोगों में से मुझे 3 लोगों को चुनना बहुत ज़्यादा मुश्किल बात है। मुझे समझ भी नहीं आ रहा मैं कौन 3 लोगों को चुनूँ। तो यहाँ पर एक भाई बोलता है कि मास्टर, शायद आपसे कोई गलती हुई है, आप गलत कह रहे हैं। मेरे ख्याल से आपको ये कहना चाहिए कि हम 17 भाइयों में से किसी एक को चुनना होगा, क्योंकि वैसे भी 18वां तो पूरी तरीके से बेकार ही है ना मास्टर। तो आप उसे चुनकर करेंगे भी क्या? अगर आप कोई लड़ाई या कोई कंपटीशन भी करते हैं तो भी वो लास्ट ही आने वाला है। तो मेरे ख्याल से उसे पहले से ही निकाल देना चाहिए। सारे के सारे हमारे एमसी पर हंस रहे होते हैं, बेचारा हमसी हमारा मासूम खड़ा होता है क्योंकि उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होता है। अरे किंशु, क्या तुम एंशिएंट गेट की तरफ से जेडी झील पर जाना चाहते हो इस फेस्टिवल में? क्या तुम्हें लगता है कि तुम जाने के लायक हो? अगर तुम वहाँ पर एंशिएंट गेट की तरफ से गए ना तो हमारी रेपुटेशन बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि तुम तक कुछ आता ही नहीं है और तुम्हारे पास तो कोई कल्टीवेशन ही नहीं, तुम हमारी बेइज्जती कराओगे। यहाँ हमारे एमसी बोलता है कि ये बात मत भूलो कि मैं ही वो व्यक्ति था जिसे जेडी झील की 5 बाइबलों में से एक को ढूंढा हुआ है, जिसकी वजह से ये फेस्टिवल शुरू हुआ है। अगर मैं ना खोला होता और ना ढूंढा होता इस बाइबल को तो शायद ये फेस्टिवल होता ही नहीं। इसलिए तुम लोगों के लिए तो मेरे लिए रिस्पेक्टफुल होना चाहिए कि कम से कम मेरी वजह से तुम लोगों को इस समारोह में जाने का मौका मिल रहा है। मेरे बिना तो शायद ये फेस्टिवल कभी हो ही नहीं सकता था, लेकिन लगता है कि तुम सारे के सारे मेरे लिए खुश होने की जगह पर अनग्रेटफुल हो। तुम लोगों को नहीं लगता है कि तुम्हें मेरी इज्जत करनी चाहिए? इसीलिए मैं नहीं जानता हूँ कि तुम लोग मुझे क्यों कोसना चाहते हो, या कोसना चाहते भी हो नहीं, लेकिन फिर भी मुझे उस समारोह में जाना चाहिए। मैं उसके जाने के लायक हूँ क्योंकि ये सब कुछ मेरी वजह से शुरू हुआ है। अब मैंने सोच रहा होता है भले ही मेरा गोल उस आड़ू के फल को खाना ना हो, लेकिन फिर भी मुझे वहाँ जाना है क्योंकि मुझे साइन इन करने की ज़रूरत है ताकि मैं किसी भी तरीके से अपनी स्पिरिचुअल पावर को बढ़ा सकूं और सिस्टम से एक नया रिवॉर्ड हासिल कर सकूं। मैं जानता हूं कि अगर मैं वहां पहुंच जाता हूं और साइन इन कर लेता हूं और अपना मिशन पूरा कर लेता हूं और अपने मिशन को जारी रखता हूं तो मेरे ख्याल से मुझे एक अच्छा रिवॉर्ड मिल सकता है सिस्टम की तरफ से। कितने दिन हो गए हैं जब मैं बार बार उस पहाड़ी पर चढ़ करके रिवॉर्ड हासिल कर रहा हूं, लेकिन धीरे धीरे मेरा रिवॉर्ड कम होता ही चला जा रहा है। इसीलिए मुझे एक नए मिशन की ज़रूरत है, एक ऐसा बड़ा मिशन जिसे पूरा करने के बाद से मुझे एक बहुत ही अच्छा रिवॉर्ड मिल सके, और सिर्फ यही है जिससे मुझे एक अच्छा रिवॉर्ड मिल सकेगा। इसका मतलब है कि मुझे वहाँ पर जाना ही होगा और उस कंपटीशन में भाग लेना होगा जिससे कि मुझे एक अच्छा रिवॉर्ड मिल सके, और वहाँ जाकर के मुझे साइन इन करना ज़रूरी है। इसलिए मैं वहाँ ज़रूर जाऊँगा। तभी हमारे एमसी के लिए एक भाई बोलता है कि ऐसा नहीं है कि हम तुम्हें जाने नहीं देना चाहते हैं, बल्कि ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो, तुम पूरी तरीके से बेकार हो। अगर हमने तुम्हें कोई भी कंपटीशन में हिस्सा लेने दिया या जाने भी दिया या कुछ भी किया तो भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि तुम इतने कमज़ोर हो और तुम्हारे पास कोई भी कल्टीवेशन की एनर्जी भी नहीं है। हम कोई भी तरीका क्यों ना अपनाया जाए, तुम निश्चित रूप से उसमें हार ही जाओगे। इसलिए तुम्हारे शामिल होने का कोई भी मतलब है नहीं, और आखिर में जब तुम्हें हारना ही है तो मेरे ख्याल से तुम्हें इसमें कंपटीशन में भाग ना ही लो तो बेहतर होगा। ये सुनने के बाद मास्टर वो बहुत तेज चिल्लाते हैं और बोलते हैं कि बेवकूफ़ों, अपना मुंह बंद रखो मूर्खों, वहीं के चुप हो जाओ सबके सब। इस तरीके से क्या लड़ाई कर रहे हो? तुम लोग आपस में लड़ाई करना बंद करो, मैं एक बहुत ही अच्छा समाधान लेकर के आया हूँ। अब जो भी कंपटीशन होगा वो तुम लोगों की कंपटीशन के हिसाब से, कल्टीवेशन की एनर्जी के हिसाब से होगा, ठीक है? हालांकि कल्टीवेशन के हिसाब से थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी आखिरकार तुम सभी के सभी एक देवता के पुत्र हो, इसलिए तुम सभी के पास अलग अलग तरह की कला और अलग अलग तरह की शक्तियाँ हैं। जो ये सारी बातें हम सभी पर भी लागू होती हैं। लेकिन फ़िलहाल मैं तुम सभी के लिए एक नायलॉन का बॉल लेकर आया हूँ, एक ऐसा मोती जिसे तुम लोगों की शक्तियाँ इकट्ठा करेगा, और तुम सभी की कल्टीवेशन की एनर्जी तुम सबको इसमें डालनी होगी इसके अंदर, ठीक है? तो अब कान खोलकर सुनो, तुम लोगों को क्या करना होगा। तुम सभी के सभी लोगों को अपनी अपनी कल्टीवेशन की एनर्जी इस बॉल में डालनी होगी। जिसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी वही जीतेगा। हालांकि ये बात अलग है कि हर इंसान की कल्टीवेशन की एनर्जी अलग अलग होती है और उसके एरिया के हिसाब से अलग अलग डिवाइड होती है, लेकिन फिर भी कुछ तुम लोगों की अपनी भी कल्टीवेशन की एनर्जी जो तुम लोग इसमें डाल सकते हो। और हाँ, इसमें किसी भी इंसान की कल्टीवेशन की एनर्जी या किसी की भी कल्टीवेशन की एनर्जी की कोई भी सीमा नहीं है। जितना अधिक हो सके उतना डाल सकते हैं, क्योंकि ये एक सबसे ज़्यादा निष्पक्ष विधि है। इसलिए इसमें ना तो कोई छल होगा और ना ही कोई कपट होगा। जिस इंसान के पास जितनी ज़्यादा कल्टीवेशन की एनर्जी होगी वो उतना ही ज़्यादा ताकतवर होगा। और हाँ, सारे के सारे लोगों को एक साथ इसमें अपनी कल्टीवेशन की एनर्जी डालनी होगी।
हर किसी की कल्टीवेशन एनर्जी का कलर और उसकी शक्ति की स्पिरिचुअल पावर अलग अलग होती है। लास्ट में जिस किसी की भी स्पिरिचुअल पावर सबसे ज़्यादा इसकी जगह घेरेगी वही जेडी झील में जाने के लायक होगा, ठीक है। तभी उनमें से एक भाई बोलता है कि चलो अब शुरू करते हैं, और अपनी की को फॉर्म करता है और डालना लग जाता है। सारे के सारे भाई भी अपनी अपनी की को फॉर्म करते हैं और उस मोती के अंदर अपनी अपनी स्पिरिट पावर डालने लग जाते हैं। सभी लोगों की स्पिरिट पावर के साथ हमारा एमजी भी अपनी की को फॉर्म करते हुए बोलता है तो चलो अब शुरू करते हैं। वैसे ये तरीका मुझे काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि इसमें किसी भी तरीके की चीटिंग नहीं होगी, और हमारी अगर स्पिरिट एनर्जी के हिसाब से ही सब कुछ डिसीजन लेना है तो फिर देखते हैं कि अब कौन कितना ज़्यादा ताकतवर है। चलो अब देखते हैं कि क्या तुम लोग मेरी एनर्जी को देखने के बाद से डर जाओगे या फिर नहीं। यहाँ पे मास्टर वो बोलते हैं हालांकि तुम सभी की स्पिरिट एनर्जी एक ही कलर की होती है, लेकिन फिर भी हर किसी की सोल और स्पिरिट की एनर्जी अलग अलग होने की वजह से उसका कलर भी अलग अलग होगा। जिस भी किसी की एनर्जी इस मोती के सबसे अधिक भाग पर कब्जा कर पाएगी और लास्ट के जो सबसे 3 होंगे बचे होंगे जिनकी एनर्जी सबसे ज़्यादा भाग पर कब्जा करेगी, वही 3 लोग होंगे जो आगे जेडी झील पर जाएंगे। ये सुनने के बाद एक भाई बोलता है कि अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि केंशु तो मेरे ख्याल से पहले से ही हार जाएगा। मेरे हिसाब से केंशु तुम्हें पहले से ही हार मान लेनी चाहिए और अपनी उस डीमन लड़की के साथ अपने मज़े पर ध्यान देना चाहिए। बेफालतू में तुम्हें इस लड़ाई में पड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। दूसरा भाई बोलता है कि मेरे ख्याल से इस मोती के अंदर किसी भी इंसान की स्पिरिचुअल पावर बहुत ही अधिक लगती है और इससे किसी भी इंसान की स्पिरिचुअल पावर बहुत ज़्यादा ख़त्म हो सकती है और स्पिरिचुअल पावर इकट्ठा करने में भी बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो मेरे हिसाब से केंशु तुम्हें तो दूर ही रहना चाहिए क्योंकि तुम्हारे पास तो एक भी स्पिरिचुअल एनर्जी है ही नहीं। तो मेरे ख्याल से तुम शायद 7 मिनट भी टिक नहीं पाओगे, है ना। सारे के सारे लोग हमारे एमसी का मजाक उड़ा रहे होते हैं कि मेरे ख्याल से तुमने उससे कुछ ज़्यादा ही उम्मीद लगा ली है। मेरे ख्याल से वो इस लायक भी नहीं है। उसके सड़े हुए शरीर और किसी विकलांग व्यक्ति में कोई भी अंतर नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि वो इस कंपटीशन में जीत पाएगा? वो पूरी तरीके से विकलांग है। वो देवता का पुत्र होने के लायक नहीं है। मेरे ख्याल से तो उसे इस्तीफा दे देना चाहिए। मतलब ही क्या, जब उसके पास कोई कल्टीवेशन नहीं, कोई एनर्जी नहीं, कुछ भी नहीं है। हाँ, वो तो सिर्फ बेफालतू में जिंदा है और बेफालतू में अपना जिंदा रह कर काम कर रहा है। दूसरा बोलता है कि किंशु, मेरे ख्याल से मुझे सचमुच में लगता है कि तुम्हें अपना आईना सौंप देना चाहिए वो डिवाइन मिनर, और उसके बाद से अपने देवता के पुत्र होने के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। तुम इसके बारे में सोचती क्यों नहीं हो? तीसरा बोलता है कि इतने साल में एक देवता का पुत्र तुमने इतने अच्छे तरीके से संभाला हुआ है, तो यही कारण है कि बाकी सारे लोग हम पर हंसते रहते हैं। तुम जैसा एक बेकार भाई मिलने के बाद से हमारे अंदर कोई भी मतलब है नहीं, क्योंकि ना तुम्हारे पास कोई कल्टीवेशन की एनर्जी है और ना ही तुम कुछ कर सकते हो। मेरे ख्याल से तुम्हें सब कुछ छोड़ देना चाहिए। हमारा एमसी सारी की सारी बकवास बातें उनकी सुने ही जा रहा होता है और वो बकवास किए जा रहे होते हैं। उनमें से एक भाई बोलता है कि तुम लोगों को इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए। हो सकता है कि केंशु ने इस टाइम पे जो कल्टीवेशन किया हुआ है वो हम सभी से काफ़ी तेज़ी से और दुगना तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। हो सकता है कि वो हमें सरप्राइज़ कर दे। यहाँ हमारा एमसी मनु सोचता है कि ये अजीब बात है कि ये मेरी साइड ले रहा है। चलो, कम से कम मुझे ये तो कन्फर्म हुआ कि इन सारे भाइयों में से कोई एक ऐसा भी है जो मेरी साइड ले रहा है। हालांकि ये अच्छी बात है, फिर भी ज़रूरी नहीं कि वो एक अच्छा इंसान ही हो सकता है वो किसी मतलब के लिए कर रहा हो सकता है मेरा मजाक उड़ा रहा हो, लेकिन कम से कम मुझे इस बात से ये तो पता चल ही गया है कि ये सारे के सारे लोग और शायद तक ये देवता का पुत्र और मेरा भाई इस तरीके से मुझ पर नज़र रख रहा है। इसलिए मेरी हर चीज़ का खबर रखने के बाद इसे ये बात पता चल रही है कि मैंने कल्टीवेशन किया हुआ है और ये मुझ पर हर जगह से नज़र रख रहा है कि मैं कब और क्या करता हूँ। इसलिए मेरे ख्याल से मेरे बारे में जब इसे सब कुछ पता ही है तो मुझे लगता है कि मुझे आगे सतर्क रहने की ज़रूरत है, कहीं ये मुझ पर घात लगाकर हमला ना कर दे। यहाँ पर एक भाई बोलता है कि मैं गलत नहीं होऊंगा, अगर ये 7.5 मिनट से टिक पाया तो मैं खुद ही प्रतियोगिता छोड़ दूंगा, ठीक है। अगर इसने 1 सेकंड भी ऊपर कर लिया तो मैं ये कंपटीशन अभी और इसी वक्त छोड़कर चला जाऊंगा। यहाँ पर 7.5 मिनट हो चुके होते हैं और हमारे एमसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बिकॉज हमारे एमसी के पास तो ऑलरेडी इतनी ज़्यादा इमॉर्टल एनर्जी है कि वो कुछ भी कर सकता है। इन सबसे सबसे ज़्यादा ताकतवर है। उन्हें इस बात का पता तो है नहीं, इसलिए हमारा एमसी आराम से जमुहाई ले रहा होता है। यहाँ हमारा एमसी बोलता है कि अच्छा, लेकिन वैसे तुम सब में से कौन था जिसने कहा हुआ था कि अगर मैं 7.5 मिनट से ऊपर तक टिक नहीं पाया तो वो अपना कंपटीशन छोड़ देगा? तो भाई सुनो, यहाँ पर 7.5 मिनट हो चुके हैं। अगर तुम जाना चाहो तो जा सकते हो, वैसे छोड़ के चले जाओ इस कंपटीशन को, बेहतर होगा। चलो, कौन है भाई? सुनो, कोई भी जवाब नहीं दे रहा होता है। सबके सब साइलेंट हो गए होते हैं क्योंकि जवाब देंगे भी क्या, सचमुच में थोड़ी छोड़ के जाने वाले थे। तो हमारा एमसी बोलते हैं कि अरे
क्या करने वाले हो भाई? कौन हो तुम लोगों में से? अगर मैं तुम लोगों को नहीं देख पा रहा हूँ तो कम से कम तुम लोगों को अपनी बात तो रखनी चाहिए। अपनी बात पे इस तरीके से मुकरना थोड़ी चाहिए। बड़े बदतमीज लोग हो तुम लोग तो। देवता का पुत्र मैं नहीं हूँ होने लायक ये बोलते रहते हो, पर तुम लोग खुद ही देवता के पुत्र होने के लायक नहीं हो। यहाँ पर मास्टर वो बोलते हैं कि देवता का पद बहुत बड़ा होता है और एक देवता के पुत्र होने का पद बहुत ही महान है। इसलिए जिस किसी ने भी ये बात कही हो वो अपनी बात को अमल करे, पूरा करे अपनी बात को, जल्दी करो। तो वो बोलता है कि नहीं नहीं मास्टर, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, एक बार के लिए मुझ पर दया कीजिए, मेरी बात तो सुनिए। लेकिन वो कोई बात नहीं सुनता है मास्टर वो, और तुरंत उसे उठाकर बाहर फेंक देता है। यहाँ हमारा अंशिम बोलता है कि चलो एक निकल गया है, अब कोई और कंपटीशन लगाना चाहेगा क्या? हैं, देखते हैं कि मैं कितनी देर तक टिक पाऊंगा। चलो सुनो। सो एक भाई और कंपटीशन लगा लेता है और बोल देता है कि किंशु तुम एक बेवकूफ़ हो, तुम्हारे पास कल्टीवेशन की कोई भी एनर्जी नहीं है, और अगर थोड़ा बहुत तुमने कल्टीवेशन किया भी है तो लगता है कि तुम पूरी तरीके से इसमें सुखा दोगे और कुछ नहीं करोगे, ख़त्म करने वाले हो उसी। इसलिए अगर तुम 15 मिनट तक टिक पाए तो मैं छोड़कर चला जाऊँगा इस कॉम्पिटिशन को। फिर हमें 15 मिनट बाद का सीन दिखाया जा रहा होता है जहाँ पर 15 मिनट भी पूरे हो चुके होते हैं। सो हमारा एमसी बोलता है कि तो कौन था भाई जिसने ये कहा था 15 मिनट तक टिका रहेगा तो चला जाएगा? 15 मिनट पूरे हो चुके हैं। तो एक भाई बोलता है कि अरे वाह, उसने सोच में 15 मिनट कर लिया, अरे भाई इसका कल्टीवेशन तो बहुत बढ़ चुका है। तो दूसरा भाई बोलता है कि भले ही उसका कल्टीवेशन मार्शल लेवल तक क्यों ना पहुंच गया, कितना भी क्यों ना कल्टीवेशन कर लिया उसने, लेकिन इतने कम वक्त में इतने समय तक टिक पाना ये तो नामुमकिन है। दूसरा भाई बोलता है कि अरे एक मिनट, ज़रूर ये कोई चीटिंग कर रहा है क्या? मुझे आपको नहीं लगता है मास्टर कि किंशु कोई चीटिंग कर रहा है? ये नामुमकिन है, ये इतना देर तक यहाँ नहीं टिक सकता है, इसके पास तो कल्टीवेशन था भी नहीं, और जो थोड़ा बहुत था वो भी खत्म हो गया था, ये मार्शल लेवल तक बस पहुँच पाया है ना, तो इतना देर तक टिक पाना नामुमकिन है। तो यहाँ पर हमारा एमसी बोलता है मास्टर से कि मास्टर वो देखिए बड़े भाई क्या कह रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता है कि उन्होंने जो कुछ भी कहा था उन्हें अपनी बात पर पूरा करना चाहिए? तभी वो भाई खुद ही बोल देता है कि मास्टर आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। और जाते हुए हमारे एमसी को गरिया रहा होता है कि किंशु याद रखना, जब कभी भी मुझे मौका मिलेगा मैं तुमसे बदला लेने के लिए वापस ज़रूर आऊँगा। और वो वहाँ से शांति से निकल जाता है। हमारा एमसी देखता खड़ा रह जाता है। जाते हुए भी हमारे एमसी को गरिया कर जाता है ये भाई और बोल कर जाता है कि किंशु एक बात याद रखना, मुझे नहीं पता है कि तुम कौन सी तरकीब इस्तेमाल करके अब तक टिक पा रहे हो, लेकिन एक बात याद रखना कि कभी ना कभी तुम्हारा ये राज ज़रूर खुलेगा और एंशिएंट गेट की तरफ से जीडी झील पर तुम्हारा जा पाना असंभव है। कोई भी तरकीब इस्तेमाल कर लो, लेकिन चीटिंग करके कोई भी इंसान आगे नहीं बढ़ सकता है, समझ में आया ना? देखते हैं कि तुम कब तक टिक पाते हो, आगे आगे देख तो होता है क्या। एक बार तुम्हारा राज पता चल जाए उसके बाद तुम्हारी बहुत ही बुरी हालत होगी। और वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ हमारा एमसी बोलता है कि अच्छा तो दो तो चले गए हैं, तो अब मेरे ख्याल से क्या कोई और भी है जो अनुमान लगाना चाहता है कि मैं कब तक टिक पाऊंगा? कोई और ही है जो मेरे ऊपर दाव लगाना चाहता है, कंपटीशन करना चाहता है? लेकिन सारे के सारे भाई चुप हो जाते हैं एकदम, क्योंकि वो क्या बोले भाई, वो इस पर ध्यान देंगे कि अपनी लड़ाई पर ध्यान देंगे। इसके चक्कर में वो लड़ने से पहले हार जाएंगे, इससे अच्छा बेचारे वो कुछ नहीं बोल पा रहे होते हैं। यहाँ पर सब लोग को देखते हो और उस बॉल को देखते हुए हमारा एमसी बोलता है कि तुम ही लोग थे ना जो मेरी बेइज्जती कर रहे थे और मेरी डिसरिस्पेक्ट कर रहे थे कि मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ, मेरे पास कल्टीवेशन की एनर्जी नहीं है, और मुझे नीचा दिखा रहे थे, मुझे नीची नज़रों से देख रहे थे। हाँ, तो फिर अब क्या हुआ? अब तुम लोग कुछ क्यों नहीं बोल रहे हो? बोलो ना क्या बोलना चाहते थे। मेरे ख्याल से जब तुम लोग मेरी इतनी छोटी सी एनर्जी को देखने के बाद भी इतना डर चुके हो, तो फिर मुझे नहीं लगता है कि तुम लोगों के पास मजाक उड़ाने का अधिकार भी है। आखिर कौन सा हक है तुम लोगों के पास जो तुम मेरा मजाक उड़ा सकते हो? तुम लोगों ने देख ही ली होगी कि मेरी ताकत कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो मुझे नहीं लगता है कि आने वाले टाइम में तुम लोगों को मुझे कुछ कहना भी चाहिए। ध्यान रहे, दोबारा मेरी बेइज्जती करने से पहले 100 बार सोचना। और मास्टर बू भी हमारे एमसी को देख रहे होते हैं और मैंने सोच रहे कि कुछ गड़बड़ है क्या, इसके बारे में जो मैंने अफवाह सुनी थी वो पूरी तरीके से गलत है। मैंने तो सुना था कि इसके पास कोई भी कल्टीवेशन नहीं है, बहुत ही बेकार है और ये देवता का पुत्र कहलाने के लायक नहीं। इसके बारे में तो बड़ी बुरी बुरी अफवाहें थी, तो क्या वो अफवाहों से बिल्कुल अलग है? क्या ये जानबूझ करके इन लोगों की बेइज्जती कर रहा है? क्या ये इनका मजाक नहीं उड़ा रहा है? कितना निर्लज्ज है, और दूसरे तरीके से मजाक उड़ा भी रहा है तो भी कुछ कर नहीं सकते हैं। क्या बात है, काफ़ी तेज दिमाग का हो गया है। लेकिन तभी एक भाई बोल देता है कि क्या बकवास है किंशु, तुम बहुत कमज़ोर थे इसलिए हम तुम्हारा मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम हमारा मजाक उड़ाओ। हम तुमसे काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हैं, तुम इस तरीके से हम लोगों में से किसी की भी बेइज्जती नहीं कर सकते क्योंकि तुम इस लायक हो ही नहीं। मैं तुम्हें आधा घंटा देता हूँ, अगर तुम आधे घंटे तक टिक सके तो मैं पीछे हट जाऊँगा खुद ही। ये सुनने के बाद अनाजी बोलता है कि नो 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 नो, मेरे लिए फ़िलहाल कोई एक व्यक्ति अब पर्याप्त नहीं है, चलो कुछ और लोगों को बुलाते हैं, मुझे कुछ और लोग चाहिए। इस बार मैं बड़ा दाव लगाना चाहता हूँ, इतना छोटा और सिर्फ अकेले एक व्यक्ति का दाव
ये कुछ ठीक नहीं, मुझे ये पसंद नहीं आ रहा है। कुछ और को लगाना तो बताओ। क्या तुम लोग इतने कायर हो कि तुम लोग इतना भी नहीं कर सकते? शय है। ये सुनने के बाद से एक भाई बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ शामिल हूँ, मैं भी इस कंपटीशन में हूँ। दूसरा भाई बोलता है अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ शामिल हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें नीची नज़र से देख रहा हूँ, लेकिन तुम हम सब लोगों की बेइज्जती करे हो, इसलिए मुझे अपनी इज्जत बचाने के लिए ये करना ही पड़ेगा। और दूसरी चीज़ कि तुम कभी भी इतनी ताकतवर नहीं हो सकते हो, किसी का भी कल्टीवेशन इतना ताकतवर नहीं है कि कोई भी इंसान यहाँ पर आधे घंटे तक टिक सके, समझ में आया ना? और एक और भाई बोलता है कि ये पर्याप्त नहीं है किंशु, तुम एक देवता के पुत्र हो, लेकिन उसके बाद भी तुम बहुत एरोगेंट बन रहे हो, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। तो हमारा एमसी अपनी की को फॉर्म करता है और बोलता है कि तुम बस तीन ही, और कोई नहीं है। सचमुच में तुम लोग देवता के पुत्र होने के लायक नहीं, कितने कायर हो, क्या इतनी आसानी से डर गए? हाँ, तुम लोग भी ना। खैर चलो, मुश्किल से 3 ही सही, इतना ही मेरे लिए पर्याप्त है। चलो शुरू करते हैं। तुम लोगों को अगर लगता है कि मैं आधे घंटे तक नहीं टिक पाता हूँ तो अब देखते जाओ। फिर थोड़ा देर बाद आधे घंटे भी बीत जाते हैं। हमारे एमसी की एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि पूरे के पूरे बॉल को अभी भी कवर किए होती, बाकी सारे के सारे रुक चुके होते, लेकिन हमारा एमसी अभी भी जवाई ले रहा था, बिकॉज उसके पास इमॉर्टल एनर्जी है, वो कुछ भी कर सकता है इस वक्त। एंड यहाँ पर वो बोल रहा होता है कि आधा घंटा हो गया है, तो देवताओं के पुत्र को अपने वचन का पालन करना चाहिए और जो उन्होंने कहा तो वो पूरा करना चाहिए। ऑब्वियसली वो एक देवता के बेटे हैं, तो सीधी सी बात है, आधा घंटा हो गया तो प्लीज़ अपने से इज्जत से बाहर चले जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि उठाकर बाहर फेंकना पड़ जाए। यहाँ पर पहला भाई हामी भरता है और कुछ नहीं बोलता, दूसरा भाई खिसिया रहा होता और तीसरा भाई बोलता है कि 1 मिनट मास्टर, ये कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा नहीं हो सकता है, ये ज़रूर कोई ना कोई चाल चल रहा है। किंशु, हमने तुम्हें कम आका, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। लेकिन तभी सारे के सारे अपने आप ही मजबूरी में बाहर चले जाते क्योंकि और कुछ कर नहीं सकते ना, वरना मास्टर ऑलरेडी बाहर फेंक ही देने वाले थे। तो हमारा एमसी बोलता है कि चलो कम से कम 5 लोग चले गए, कंपटीशन में कुछ तो कम हुआ, अब देखते हैं कि आगे कौन टिक पाता है।